कोर्स सर जी जी। सर आप मोस्टली उर्दू बोले क्योंकि ऑनलाइन में इंग्लिश का मसला होता है सुनने में भी और समझने में भी। बेटा मैं उर्दू में ही बात करूंगा, मैं अभी उर्दू में ही बात कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी इंग्लिश भी बोल लेने दो, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कुछ ये ना हो ना कि आप समझो कि सर को इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो मैं तो कुछ ना कुछ मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, कुछ ना कुछ मैं उर्दू बोलता रहूंगा। ठीक है, तो ये हम मिक्स करके क्लास पढ़ाएंगे। कंप्लीट उर्दू में भी नहीं चल सकते, क्योंकि ये सम टाइम हो जाता है कि आई एम अनएबल टू स्पीक उर्दू, सॉरी। मैं सम टाइम जो है ना वो चीजों को उर्दू में एक्सप्लेन करने से कासर हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि जो है ये इसको कैसे करना चाहिए मैनेज, क्योंकि हम इंग्लिश में ही बड़े टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ। इस्लामाबाद में जो मेरा पूरा कैरियर है वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हुए गुजरा है, और मोस्टली तो 70-80% क्लास जो है वो मेरी इंग्लिश में ही होती है। तो बट मैं जी सर। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो है ना मैं यहाँ पे ज्यादा जो है वो 50% उर्दू में हो, बट कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश में मेरे साथ चलना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड के इंग्लिश लैंग्वेज वो फर्दर भी आपके काम आएगी ना ये चीज। तो हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। अब जिस तरह कुछ वर्ड्स हैं कि डेवलपमेंट है या डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इनको हम इंग्लिश में ही, हम टर्मिनोलॉजीज को ज्यादा इंग्लिश में ही बोलेंगे ताकि आपको जो है ना उसकी समझ आए, क्योंकि उर्दू में उनके जो है ना मतलब समझ नहीं आता। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे। तो ये तो कोर्स का जो है ना वो डेफिनेशन हो गया कि पाकिस्तान स्टडीज बेसिकली है क्या। ठीक है, तो बट ये था कोर्स का डिस्क्रिप्शन था, कोर्स का जो है पाकिस्तान स्टडीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कोर्स आउटलाइन के हवाले से। बट आई हैव some objective, the course have some objective, what I am expecting you and what you should expecting from me, कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ और आप मुझसे क्या चाह सकते हैं। गेट इट, कि अब इसका यही तर्जुमा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ आफ्टर द एंड ऑफ दिस कोर्स, कि यू विल बी एबल टू क्रिएट, यानी कि आई विल ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यू, अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, और क्यों होनी चाहिए? एज एन इनलाइटेंड नेशन बाय कंपेयरिंग इट विद द रैशनल एंड द स्ट्रगल फॉर द पाकिस्तान क्रिएशन। आपको इसके बारे में जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए। ये एज अ इनलाइटेंड नेशन, एक मॉडर्न नेशन के तौर पे ये पाकिस्तान बनने की वजह क्या थी और इसका रीजंस क्या थे, रैशनल क्या था, और ये क्यों हमने कंट्री हासिल किया है। चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करती हैं, डजेंट मैटर विच एरिया यू बिलोंग फ्रॉम, कि आप कराची से बिलोंग करते हैं या कश्मीर से या केपी के से दूर दराज के इलाके से या साउथ पंजाब के दूर दराज चिश्तियां भावनगर से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर। यू शुड, आप ये भी मैटर नहीं करता कि विच सब्जेक्ट यू बिलोंग फ्रॉम, कि आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है या कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। बट एज अ नेशनल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यू हैव टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आगे चल के आपने, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तानी जो है जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। आफ्टर द ग्रेजुएशन यू विल गेट अ जॉब इन पाकिस्तानी स्ट्रक्चर। आपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नौकरियों में जाना है और आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर क्या है। वो हम सारा पाकिस्तान स्टडीज के अंदर ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट का, पोलाइटी का, स्टेट का, रियासत का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन अदारों के ऊपर खड़ा है और वो अदारे कैसे कैसे चल रहे हैं। तो ठीक है, इससे हम इंग्लिश में स्टेट बिल्डिंग कहते हैं, कि ये स्टेट बिल्डिंग का प्रोसेस पाकिस्तान में कैसे स्टार्ट हुआ, एंड हाउ इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग एंड फंक्शनिंग इन पाकिस्तान, के अदारे कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। चलिए जी, अब तो आपको उर्दू समझ आ रही है बेटा? ठीक है, आई एम ट्राइंग माई लेवल जी बेस्ट। सर। थैंक यू वेरी मच। Then the second objective of this course to educate you and basically about the key concept in the discipline. बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर बड़े सारे जो है ना वो हम की कॉन्सेप्ट भी कुछ डिस्कस होंगे। वो की कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज जो है ना इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ, यू कैन से, ये एक सब्जेक्ट नहीं है ये। ठीक है, दिस डिसिप्लिन या ये सब्जेक्ट जो है ना ये मलगूबा है, मिक्सचर ऑफ ऑल अदर सोशल साइंसेस सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लेट मी नो अबाउट द आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंसेस। डू यू हैव आइडिया अबाउट सोशल साइंसेस, कि क्या होती है सोशल साइंसेस
और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है और किस डॉक्टर से ये दवाई मिलती है। क्योंकि बेसिकली यू आर अ फिजिकल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन है आप लोग। तो मैथमेटिशियन जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि बाकी सब्जेक्ट दुनिया में कैसे वजूद में आए हैं, या आपका सब्जेक्ट कैसे कम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड हाउ एस्टेब्लिश द मैथमेटिक्स एंड द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये कैसे बन गए हैं और इनका मकसद क्या है, ठीक है। अगर ये मैथ नाम की कोई चीज है तो इसका कोई फायदा तो होगा ना इंसान को, कि ऐसे स्टूडेंट्स को तंग करने के लिए बना दिया। व्हाट यू से। तो इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सोशल साइंसेस क्या चीज है, क्या दिमाग में आता है कि ये सोशल साइंस है। ओवरऑल पाकिस्तान स्टडीज इज पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस एंड इट कंप्राइजेस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ये बड़े सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स का मलबूबा है, मिक्सचर है जिसे हम कहते हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट से मिलके एक सब्जेक्ट हमने तैयार किया है, पाकिस्तान स्टडीज। और इसमें मैं वो आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है इसको प्रिपेयर करने का। तो पहले आप मुझे बताएंगे, मोहम्मद फैजान, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर सर, मैं आपके क्वेश्चन का ही रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। सोशल साइंस आपने पूछा है सर, जो हमारा रिलेशनशिप है सोसाइटी से, वेरी जो गुड। हम स्टडी करते हैं सर, जो हम स्टडी करते हैं एक सोसाइटी के ऊपर, तो वो सारा सोसाइटी और सोशल साइंसेस आ जाता है। जो साइंटिफिक बिल्कुल। स्टडी अगर हम उसको कहें तो हाँ, कौन ठीक सोशल हो गया, ठीक हो। बिहेवियर। सोशल बिहेवियर की जो स्टडी है उसे हम सोशल साइंसेस कहते हैं। नो डाउट अभी आप बैठे बैठे ना चीजों को गूगल कर लेती हो। ये भी ऑनलाइन क्लास का एक ये भी मरना होता है नो कि सर। टीचर इज, हाँ, आप बैठे बैठे चीजों को गूगल करती हो। वो डेफिनेशन जो है वो आपके सामने विकिपीडिया से चले। मैं ये नहीं कहता कि आपने देखी है, तो ये भी एक ठीक है। तो बेसिकली जो सोशल साइंसेस है, ओवरऑल इसके अंदर हम वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो डेफिनेटली सोशल साइंसेस तो ओवरऑल एक डोमेन है। इस डोमेन के अंदर बड़े सारे सब्जेक्ट हैं, देयर आर लॉट ऑफ एंड द वेरियस सब्जेक्ट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंसेस डिसिप्लिन। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो इकोनॉमिक्स है, वो ज्योग्राफी है, वो पॉलिटिकल साइंस है, वो गवर्नेंस स्टडीज है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज है, वो एंथ्रोपोलॉजी है, वो सोशियोलॉजी है, ठीक है, और साइकोलॉजी है। इस तरह के बड़े वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंस में की डोमेन में आते हैं। एंड पाकिस्तान स्टडीज इज आल्सो पार्ट ऑफ द सोशल साइंसेज डोमेन। तो वो इन सारे सब्जेक्ट से जो है हमने लाइट लेके सारे सब्जेक्ट से थ्योरीज और चीजें लेके एक सब्जेक्ट तैयार किया है। अच्छा, अब सोशल साइंसेज का पर्पस क्या है। डेफिनेटली वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। किस किस्म की ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। डेफिनेटली जब से बनी नौ इंसान इस दुनिया में आया है, आप चले हम कह सकते हैं कि हजरत आदम के दौर से हजरत आदम के बाद इस दुनिया में आया, तो हमें पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती गई है। और जैसे जैसे इंसान बढ़ते चले गए हैं, तो जाहिर बात है इंसानों को बड़े सारे चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा है। आपने सर्वाइवल के लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ही बेसिकली did his and her best struggle to survive in this world। इस दुनिया में रहने के लिए उससे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आज तो हम मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, उसके बावजूद हमें डिस्पाइट ऑफ दिस के वी आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड इश्यूज। और सबसे बड़ा जो इशू आ गया वो कोरोना कोविड का आ गया। उसका हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। आज के टाइम की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर हम आज से हजारों 10,000 साल पहले की बात करें, जब अभी स्टोन एज से पहले का जो इंसान था, जो बर्फ जिसने आइस एजेस गुजारी हुई है, ठीक है, जब हर तरफ इस दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो गई थी, तो उसमें जो 2-4 हजार इंसान थे वो बड़ी मुश्किल से बच बचा के आइस एजेस को उन्होंने क्रॉस किया। तो हल्की हल्की इन्वेंशन वो करते रहे, ठीक है। फिर देन ह्यूमन बीइंग एंटर इन द स्टोन एजेस। स्टोन एज पत्थर का दौर कहते हैं, जब पूरी दुनिया में जो चंद हजार इंसान थे उन्होंने हर चीज पत्थर से वो बनाते थे। उनके पास कोई भी चीज जो है वो लोहे की या इस किस्म की नहीं होती थी। आफ्टर दैट ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ही क्रिएटेड एंड इन्वेंट यू कैन से आयरन। तो उस आयरन से चीजें बननी शुरू हुई। इंसान आयरन लोहे के दौर में दाखिल हुआ, जब उसने चीजों को लोहे से बनाना शुरू किया, कांसी से ब्रॉन्ज से ये स्टार्ट किया। इस तरह करके वो इन्वेंशन होती गई। तो इस तरह जो भी चीज इंसान डेवलप कर रहा था, अगर वो मशीनरी के या कोई केमिकल की वर्ल्ड में तैयार कर रहा था, तो उस नॉलेज को लेके आज हमने एक सब्जेक्ट बना दिया है केमिस्ट्री का। अगर इसी तरह कोई वो कोई मशीनें बना रहा था या कोई और इस तरह का फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहा था, जो फोर्सेस हैं दुनिया के अंदर उसके ऊपर सोच रहा था,
तो उनमें जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको दूर कर रहा था, उसको हम फिजिसिस्ट का नाम देते हैं। इसी तरह और बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं वो जिस तरह तैयार हुए हैं क्योंकि इंसान इन्वेंशन करता गया है, और सब्जेक्ट्स जो है वो तैयार होते चले गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज हजारों सालों के बाद द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है reach on the level where we have a lot of subject with the history of, you can say, the history of the knowledge। तो वो पूरे का पूरा जो मैथमेटिक्स का इल्म है, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अचानक से सडनली स्टार्टेड इन द 20th सेंचुरी, ऐसा तो नहीं हुआ। इन द नेक्स्ट सेमेस्टर होपफुली यू विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको हजारों साल पहले की तारीख मिलेगी, आपको ग्रीक्स के टाइम का जो है ना मैथमेटिक्स मिलेगा, और उससे भी पहले जब इंसान ने जस्ट अभी फिगर्स में भी सोचना शुरू नहीं किया था। तो और इन सारी चीजों को लेके आज ये सब्जेक्ट सारे तैयार हुए हैं। अच्छा, इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने का पर्पस क्या है? ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है या केमिस्ट्री है, फिजिक्स का है, ठीक है, जियो फिजिक्स है, और इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, डेफिनेटली जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो उसने बड़े सारे चैलेंजेस को फेस किया है। और जो आदमी, जो बंदा जिस फील्ड के अंदर जिस चैलेंज को हल करता है, ठीक है, वो उस चीज का एक्सपर्ट बन जाता है। अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट जो है जिसने जो ज़राअत का इल्म रखता है, वो ज़राअत के अंदर जो बड़े चैलेंज आ जाती हैं, उनके जो बीमारियां आ जाती हैं, तो उनके अंदर भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करेगा या किसी क्रॉप की नई वैरायटी वो प्रोड्यूस करेगा, वो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कहलाता है। उसे हम एग्रीकल्चरिस्ट या पीएचडी एग्रीकल्चर हो जाता है वो अपने सब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली वो अपने फील्ड के मसाइल को देख रहा है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर कोई भी अगर बड़े मसले आ जाते हैं तो जो लोग इसको हल करते हैं उन्हें हम आइंस्टाइन कहते हैं, उन्हें हम रिसेंटली जो थे ब्रिटेन के अंदर बड़े मशहूर थे साइंटिस्ट, क्या नाम है उनका, डेथ हो गई है शायद उनकी, जो डिसेबल भी थे, आपको तो पता होना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टीफन। तो स्टीफन, हाँ, स्टीफन हॉकिंग, तो वो फिजिक्स के थे क्योंकि वो जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो चैलेंजेस, जो इश्यूज आ रहे थे, वो उनको हल करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह केमिस्ट्री की दुनिया में जो है, जो लोग केमिकल वर्ल्ड के अंदर जिन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम कीमियादान या केमिस्ट्री के लोग कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अताउर रहमान भी है, कुछ और लोग भी होंगे। इस तरह इन द बायोलॉजिकल साइंस the biologist, genetic expert, microbiologist trying to solve the problem in the human body, जो human body के अंदर आ जाते हैं, या ओवरऑल जो वायरस के प्रॉब्लम है, जिस तरह कोविड चला हुआ है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इस तरह के जितने बायोलॉजी के फील्ड हैं, उन्हें इन चैलेंज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें हम जो है ना बायोलॉजिस्ट कह देते हैं। इन द सेम वे सोशल साइंटिस्ट ट्राई टू कॉप अप एंड ट्राई टू solve the issues and the problems विद सोसाइटी फेसिंग। ठीक है, जो सोशल साइंटिस्ट वो होता है जो यहाँ हमारे मुआशरे में जो रिलेशनशिप के दरमियान मसाइल पैदा हो जाते हैं, उन्हें हम सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करता है। अब वैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक उर्दू, आपको समझ आ रही है ना? तो यस सर, जा रही यस है। सर। हाँ, तो जो सोशल साइंटिस्ट है बेसिकली सिस्टमेटिकली स्टडी द ह्यूमन डोमेन्स और human relationship between the state and society, and relationship between state and society, relationship between among the groups। ताकि जो ग्रुप्स एक मुआशरे के दरमियान जो ग्रुप्स होते हैं ना, बड़े सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो जो बेस करते हैं ऑल दीज ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ऑन द पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन या प्रोफेशनल एसोसिएशन के ऊपर या एथनिसिटी के ऊपर, ये सारे के सारे ग्रुप्स बेस कर रहे होते हैं। उनके दरमियान जो रिलेशनशिप, जो मसाइल आ जाते हैं, जो चैलेंजेस आ जाते हैं, जो इश्यूज आ जाते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ट्राई टू सॉल्व दीज इश्यूज। अब सोशल साइंटिस्ट तो बड़े सारे लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट, ये भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले भी सोशल साइंटिस्ट हैं। तो हर कोई अपनी अपनी डोमेन की जो मसले ना वो हल करता है। जिस तरह पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ये जो सियासी मसाइल आ जाती हैं रियासत के दरमियान और लोगों में जो सियासी कल्चर है उसकी स्टडी करती हैं, और जो हमारे सियासी इदारे हैं उनकी द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करती है, वो उन मसाइल का हल लेके आती हैं। इन द सेम वे द इकोनॉमिस्ट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। जहाँ पे इंसान सोशल होता है वहां पे वो इकोनॉमिक बिहेवियर भी शो करते हैं।
यू गाइस विजिटेड द यू कैन से मार्केट, तो मार्केट में आप क्या करने जाते हो? आप मार्केट में जो है वो डेफिनेटली यू विजिटेड द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ शॉपिंग। जो भी आपके हैं, तो लड़के जाती हैं वो सब्जी भिंडी दोरी लेने जाती हैं, ठीक है। जारी बात है, अम्मियाँ इसलिए भिजवाती है ना आप लोगों को, जाओ भाई ये लो पकड़ो 50 रुपए और सब्जी लेके आओ, और 10 रुपए आप फिर भी बीच में रख लेती हो, और फीमेल्स जाती हैं वो अपनी बाकी शॉपिंग कर आती हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो इट मीन यू आर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इवन दो कि आप ग्रास रूट लेवल पे आप इकोनॉमी का हिस्सा हो, आप हाउस होल्ड इकोनॉमी को रन कर रहे हो, बट ऑन द लार्ज स्केल आप जो रियासत की जो बड़ी मैक्रो इकोनॉमी है आप उसका पार्ट बन जाते हो व्हेन यू विजिटेड द मार्केट। क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो तो डेफिनेटली आप अपना इकोनॉमिक बिहेवियर शो करते हो। जब भी आपने सेल परचेज करनी होती है तो आप कॉस्ट एंड बेनिफिट का जो मॉडल है, जो फ्रेमवर्क है, इस चीज को खरीदने में मेरा क्या नुकसान है और क्या मेरा फायदा है, और उस चीज को लेने में आप बड़ी परफेक्ट इंफॉर्मेशन लेती हो, 2-4 बंदों के पास जाते हो, 2-4 दुकानदारों के पास जाते हो कि हाँ भाई कितने की दोगे, इस क्वालिटी की इतने में मिलेगी। तो ये आपका इकोनॉमिक बिहेवियर है। तो इकोनॉमिस्ट इसको स्टडी करते हैं इस लेवल पे भी, और गवर्नमेंट लेवल पे भी जो पॉलिसीज होती हैं उनको भी स्टडी करते हैं कम्प्लीटली। इकोनॉमिस्ट का ये रोल है, और सोशियोलॉजिस्ट है वो ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, हमारे माशरे में जितने लोग हैं। तो इन द सेम वे पाकिस्तान स्टडीज का जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, इट इज कंप्राइजेस ऑफ द ऑल सोशल साइंटिस्ट सब्जेक्ट्स, जैसे हम हिस्ट्री कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, गवर्नेंस स्टडीज कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी है, और सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सारों को मिला के हमने पाकिस्तान स्टडीज बना ली है। क्योंकि इसके अंदर हम ना सिर्फ क्योंकि सिंगल डायमेंशन को स्टडी नहीं करते, बाकी जितने भी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट है उनमें हम सिंगल सिंगल डायमेंशन को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक बिहेवियर को, पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल बिहेवियर को, और सोशियोलॉजी वाले सोशल बिहेवियर को। और पाकिस्तान स्टडीज के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी डायमेंशन हैं सोशल साइंस की, जो हमारी सोशल डायमेंशन हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, पोलाइटी है, या हमारी इकोनॉमी है, या हमारी ज्योग्राफी है, या हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं, और सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, सोशल वैल्यूज, ठीक है, रिलीजन, इन सारी चीजों को हम पाकिस्तान स्टडीज के अंदर डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग द लाइट, बाय टेकिंग द थ्योरीज फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंसेज। सो द थिंग आई वांट टू शेयर विद, ये जो चीज थी, ये डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। The next objective of this course I will assist you to identify the various perspective on the current, persistent and the challenging issues in Pakistan. ये थर्ड हमारा एक ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान स्टडीज के अंदर जो हमने अचीव करना है, क्योंकि पाकिस्तान हैड फेसिंग एंड हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। जब से ये वजूद में आया है 47 के बाद, तो अब तक इसने बड़े सारे मसाइल का सामना कर लिया है। वो मसाइल कौन कौन से हैं? हम उन्हें कहते हैं ये बड़े परसिस्टेंट चैलेंजेस हैं, या बड़े लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं। ये तो नहीं है कि ये करंट इशू, एक करंट इशू चल रहे हैं यहाँ पे जी, वो इस्लामाबाद में किसी ने, जाफर नाम के बंदे ने किसी खातून का गला काट दिया, तो ये एक करंट इशू है। नो, पाकिस्तान में ये एक इशू है और लॉन्ग टर्म इशू है, नो डाउट कि इस किस्म के इशूज में ना ये भी बड़े पुराने चलते आ रहे हैं, इस किस्म के जो बिहेवियर है। तो ऑन द अदर हैंड वी हैव अ लॉन्ग टर्म इश्यूज लाइक, जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ कलाबाग डैम। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वी आर फेसिंग इशू ऑफ द डैम के, हैव वी कंस्ट्रक्ट डैम और नॉट, ये डिबेट है जब से पाकिस्तान बना है। ये पाकिस्तान में कुछ डैम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। कुछ कहते हैं जी कालाबाग डैम बनना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं बनना चाहिए। इन द सेम वे हमारे कुछ और वाटर इश्यूज हैं, और थर्ड साइड के ऊपर हमारे बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं, टैक्स किन किन से लिया जाना चाहिए, डे फर्स्ट से एक जो है। कुछ और जो हमारे इश्यूज हैं कि रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सिंध में आनी चाहिए, पंजाब में आनी चाहिए, किसको कितनी लैंड देनी चाहिए, गरीब लोगों को लैंड देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये बड़े परसिस्टेंट इश्यूज हैं हमारे। और एक और जो बड़ा परसिस्टेंट इशू है कि हमारे मुल्क का सिस्टम कौन सा होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, या दूसरा जैसे हम वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल जो आजकल चल रहा पार्लियामेंट। है इस तरह का होना चाहिए, ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो थर्ड ये है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा जो है ना वे ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, कि एक डेमोक्रेटिक वे में चलना चाहिए, या कोई अथॉरिटेरियन रूल यहाँ पे होना चाहिए, लाइक मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ पे हुकूमत करे,
तो ये बड़े परसिस्टेंट इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, हमने इनको जो है ना आइडेंटिफाई तो किया हुआ है। We will discuss all these things in this course के the purpose of this course कि you will identify your position and your opinion, आपका सर अपना। जी सर एक क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा इशू कौन सा है अब पाकिस्तान में करंटली? अभी बेटा बेटा अभी कोर्स आउटलाइन डिस्कस हो रही है मैम, ठीक है ना। ये जो बड़े बड़े इश्यूज है ना ये आगे डिस्कस होंगे फर्दर। तो जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का तो वो ये है कि आई विल ट्राई टू फिगर आउट, आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पोजीशन, योर ओन पोजीशन, योर ओन ओपिनियन ऑन दीज इश्यूज। आपका अपना दिमाग में एक जो है ना इन मसाइल के हल के लिए कोई जो है ना एक तर्जिया होना चाहिए, कोई आंसर होना चाहिए कि हम इन मसाइल को ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है, मिल मिला के। ये नहीं कि जो है डंडे के साथ, हम सारे डेमोक्रेटिक वे में इन मसाइल का हल इस तरह लेके आ सकते हैं। The next is the next objective is I will try to basically produce a sense of patriotism, tolerance, and active citizenship, and respect for the cultural diversity and religious harmony in the students. यहाँ पे एक इशू आ जाता है, why do we need cultural harmony, why do we need religious harmony, why do we need tolerance in the Pakistan? What is your opinion? आप क्या कहते हैं? Hello. Hello. Yes, sir. जी जी, तो मैंने एक क्वेश्चन किया है तो आपको ने इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि हमें रिलीजियस हार्मनी की जरूरत क्यों है पाकिस्तान के अंदर, या आप बताएंगे हमें जो है ये टॉलरेंस की जरूरत क्यों है पाकिस्तान के अंदर? कोई भी लिंक नहीं है सर मैं बताऊं? जरूर जरूर जरूर। सर पहले तो कोई भी अगर हम सोसाइटी ले लें तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनमें यही आता है कि हार्मनी जब तक नहीं होगी तो पीस नहीं होगा। बाकी अगर हम पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की उसमें भी ये चीज़ें बड़ी डोमिनेटिंग थी कि ये चीज़ें हमने डिस्कस वक्त भी की थी कि जो रिलीजियस राइट्स होंगे वो सब के होंगे और जो सोसाइटी होगी वो एक आइडियल हम बनाने की कोशिश करेंगे। सर इसलिए तो अच्छा, हमने वो जो एक हमारी आइडियोलॉजी नजरिया है उसमें तो हमने ये चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर भी लेके आए, तो क्या हम उसको अचीव कर सके हैं अब तक, या कितना अचीव किया है, क्या कहते हो आप? नो सर अभी तक हमने अचीव करने की कोशिश तो की है लेकिन हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पाए। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन, लेकिन सर रीजंस हैं बहुत सारे। फनेटिक्स आ जाती हैं ना रीजंस में, कि बड़े सारे लोग जो हैं, बड़े सारे ओपिनियंस के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम जो कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, हम उसको अभी तक जो है वो करने में नाकाम रहे हैं। वी आर नॉट सक्सेसफुल टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ हार्मनी एंड रिलीजियस जो है जिसकी हमें जरूरत थी और हमें करना भी चाहिए था। तो डेफिनेटली we will discuss these issues further on detail कि ये हम क्यों नहीं कर पाए। जब हम persistent challenges के अंदर आएंगे ना पाकिस्तान में, तो तब हम इन चीजों को वन बाय वन डेफिनेटली, पूरा हमारे पास एक कोर्स पड़ा है, पूरा सेमेस्टर पड़ा है इन चीजों को डिस्कस करने के लिए, तो उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी कि इन चीजों को हम क्यों नहीं कर पाए, व्हाट वर द चैलेंजेस, व्हाट वर द परसिस्टेंट चैलेंजेस। तो डेफिनेटली जो 70s तक पाकिस्तान आया है, जो 80s तक पाकिस्तान चला है, वो एक थोड़ा सा मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, दैट वाज अ मॉडरेट पाकिस्तान टू सम एक्सटेंट। ऑन द अदर हैंड आफ्टर द 80s जो पाकिस्तान का जो फैब्रिक बना है तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होना शुरू हो गया। तो डेफिनेटली जो अब जो है हम क्या फेस कर रहे हैं, वी आर फेसिंग द लेक ऑफ रिलीजियस हार्मनी, लेक ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द अदर कल्चर। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इट इज आल्सो श्रिंकिंग एंड रिड्यूसिंग इन पाकिस्तान। तो जो ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेस एंड रूम फॉर द अदर ग्रुप्स एंड द इंटरेस्ट एंड द प्रेशर एंड द एथनिक ग्रुप। हमारे पास किसी के लिए कोई रूम नहीं है। हमारे यहाँ जो एक फिलोसफी डेवलप हो गई है बेटा, वो जो थी ना एक चीज होनी चाहिए, जियो और जीने दो, वो वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। तो बस ये है कि हमने साबित कर दिया है कि जो है ना ये
जो कि हमें होना चाहिए कि हम कोई अच्छे लोग नहीं बन सके अभी तक ना। तो हमें कुछ खराबियां हैं, बड़ी सारी हैं। मेरा दिल करता है वो सारी जो है ना आज ही अभी बताऊं। अभी कुछ बड़ी सारी बातें हैं जो सडनली मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि अभी आप इतने ट्रेन नहीं हो। जब हम ये कोर्स हाफ कोर्स तय कर लेंगे ना, ये सफर, ये जर्नी जो हम आज करने जा रहे हैं, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माय पोजीशन, माय ओपिनियन, ये खराबियां कहाँ थी और हम क्यों अच्छे लोग नहीं बन पाए दुनिया में। तो डेफिनेटली आपको एक इनलाइटेंड नेशन होना चाहिए था, क्योंकि जब आपने ये सफर शुरू किया था पाकिस्तान का, तो कसम यही खाई थी कि हम एक इनलाइटेंड नेशन होंगे, हम एक प्रोग्रेसिव नेशन होंगे। बट वो उस तरीके से नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए था। आपके इर्द गिर्द बड़े सारे मुल्क हैं जिन्होंने आपके बाद ये जर्नी स्टार्ट किया था। नाउ दे आर, यू कैन से, मैं सिंपली कहूंगा, प्रॉस्पेरियस नेशन, पैसे वाली कौमें भी वो बन गई हैं, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो साउथ कोरिया है, या कुछ और कंट्री भी हैं। तो उसके साथ साथ उनके अंदर रिलीजियस हार्मनी और टॉलरेंस, और वो अच्छे लोग कहलाते हैं दुनिया में। हम उस तरीके से जो है ना वो चीज हमारे अंदर आ नहीं सकती, वो हमें लेके आनी। ठीक है, चलें जी। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स के आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू विल डिजाइन अ प्रोजेक्ट। एक बड़ी असाइनमेंट करोगे इस कोर्स के अंदर। तो उस कोर्स में जो जिस पे भी आप काम करना चाहो, जिस इशू पे भी आप काम करना चाहो, ठीक है। अगर आप पेट्रोटिज्म इन पाकिस्तान है, इसके ऊपर भी बंदा काम करना चाहे, आई विल सपोर्ट यू। ठीक है, मगर वो प्रोजेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर टू प्रमोट एक्टिव एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड हेल्प द अदर पीपल टू डू द सेम। यानी कि आप कोई ऐसा असाइनमेंट करें जो प्रैक्टिकल लेवल पे जो है ना जिससे आप काम कर सकें। तो चाहे आप बात कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस क्यों नहीं है, या आप बात कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है, ये किस तरीके से यहाँ पे होनी है, हम कैसे दरख्त लगा के कम्युनिटी को एंगेज करके हम पाकिस्तान को हरा भरा कर सकते हैं। या कोई इस तरह का कोई आइडिया ला सकते हैं कि हम एजुकेशन को ग्रास रूट लेवल पे सिंध में, थरपारकर में, और हासलपुर में, या आप कह दें कि साहिवाल में, या और जगहों पे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल को, कम्युनिटी को एंगेज करके। इन द सेम वे कोई बंदा इस पे काम कर ले कि एंटरप्रेन्योरशिप, ये छोटा छोटा बिजनेस अगर कम्युनिटी मिलके करे, एक मोहल्ले में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो, 5-7 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करें, जिसमें उनका भी फायदा हो, जिसमें कम्युनिटी का भी फायदा हो। ठीक है, और डेफिनेटली ओवरऑल पाकिस्तान का भी बेनिफिट होगा। तो इस किस्म का जो असाइनमेंट है वो आप करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, तो किसी भी इशू को लेके, किसी भी इशू को लेके। ठीक है, एनी क्वेश्चन regarding course definition or about course? ठीक है, then we will start historical foundation of Pakistan, जो आज का लेक्चर है, फिर हम उसे प्रॉपर्ली स्टार्ट करें। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी श्योर। सर इस लेक्चर ड्यूरिंग आपके पूरे सेमेस्टर के दौरान हम कन्फाइंड हैं, कहाँ तक हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या जो सिजलिंग इश्यूज हैं पाकिस्तान में उस पर भी हम जा सकते हैं, या हम एक लिमिट है हमारी कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, डिबेट नहीं कर सकते? आप हर इशू के ऊपर डिबेट कर सकते हो, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जितने भी इश्यूज होंगे तो वो डेफिनेटली डिबेटेबल हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे बट इनलाइटन वे में। तो सेकेंडली जो जो जिसके ऊपर लेक्चर है, तो आपने ट्राई करना है कि उस दिन उससे रिलेटेड, या उस से जो है ना जो उसकी इम्प्लीकेशन है, जो उसके इफेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएं। ऑन द लेटर स्टेजेस एट द एंड ऑफ द वीक आई विल शेयर कोर्स आउटलाइन विद। ठीक है, तो जो कोर्स आउटलाइन है उसके थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड द कोर्स स्ट्रक्चर, ये क्या क्या है, और मेन मेन थीम्स हम कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे कोर्स के अंदर। तो उसको जो है ना लेके आप पढ़ोगे। ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके दिमागों में आए, व्हाट कम इन योर माइंड, व्हाटएवर कम इन योर माइंड, ठीक है, यू कैन डिस्कस विद मी द क्वेरीज योर, जो भी इश्यूज हैं, perceptions and opinion, you can share with me, share with your fellows। I will give a space to you कि आप कुछ शेयर करें जो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है, ना सिर्फ आपके अंदर, पूरी नेशन के अंदर फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है। वो फ्रस्ट्रेशन, व्हाई द होल नेशन इज फ्रस्ट्रेटेड, उसका रीजन भी यही है कि ड्यू टू द लेक ऑफ आर्गुमेंट। हमारे जब भी किसी मुआशरे का जवाल होता है, तो उस मुआशरे के अंदर से क्या चीज खत्म होती है, पहले वहां से आर्गुमेंट खत्म हो जाता है।
और ये जो टॉलरेंस और लेक ऑफ रिलीजियस हार्मनी है ना, तो जिसकी अभी आप बात कर रहे थे सर, ये क्यों खत्म हो गया है? तो वो उसका भी मैं शॉर्ट सा यही है कि हमारे मुआशरे में आर्गुमेंट खत्म हो गया। जब मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में मिलकर आर्गुमेंट नहीं करते ना आराम से, जब आर्गुमेंट करेंगे ना, बैठ के आराम से बात करेंगे, तो बात करने में दलील चाहिए होती है। अब बात करनी नहीं है तो तलवारें उठा लेनी है, तो फिर दलील बात, इसलिए कहते हैं बात करना ज्यादा अच्छा होता है। फिर दलील देते देते इंसान जो है ना डेफिनेटली एग्री या डिसएग्री हो जाता है, या फिर इस चीज पे सोच लेता है कि यार हमें जो है ना डिसएग्री से एग्री करना है, हमें इन इख्तलाफात के साथ ही जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ग्रुप्स में, इनके साथ ही हमें जिंदगी गुजारनी है। तो definitely you can pose any sort of question but with respect to the lecture topic। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ और पूछना चाहेंगे? 5 मिनट ब्रेक ले लें आप, जस्ट 5 मिनट, ठीक है? तो उसके Just बाद जस्ट 5 मिनट ब्रेक, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करें। ओके, okay, sir. करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। No doubt कि पाकिस्तान has come into the existence in 1947, 14 अगस्त 1947 में ये मुल्क वजूद में आता है। सर जी जी, स्क्रीन शेयर कर दें। मगर ये स्क्रीन शेयर किस चीज़ की करनी है आपके साथ? प्रेजेंटेशन की कोई? नहीं सर, हमने समझा कि शायद आप कुछ नोट्स हाँ। पढ़ा रहे हैं। नो नो, कुछ नोट्स नहीं पढ़ा रहा, तो एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ऑन द लेटर स्टेजेस। तो डेफिनेटली अभी तो मैं जो है ना वो पूरी जो स्टोरी मैंने आपको बयान करनी है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1947। नो डाउट के ये मुल्क जो है वॉर से वजूद में आया है 47। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, आप सुन रहे जी हैं? सर, अब ये सर अब ठीक हो गया। हाँ, ये डीसी हो गया था शायद बीच में ना, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो पाकिस्तान कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1947, बट जब हम देखते हैं कि ये मुल्क अचानक से तो वजूद में नहीं आ गया ना, तो ये तो नहीं हुआ कि अचानक से कुछ लोग बाहर से आए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान यहाँ पे सडनली क्रिएटेड द पाकिस्तान ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो डेफिनेटली पाकिस्तान हैज अ सम हिस्टोरिकल रूट। तो वो हिस्टोरिकल रूट कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो उसकी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि बिफोर गोइंग ऑन द पाकिस्तान स्टडीज, प्योरली पाकिस्तान को स्टडी करने से पहले इसके डायनामिक स्टडी को पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से सिविलाइजेशंस हैं जिससे हम पास थ्रू होके आज के पाकिस्तान तक आए हैं। और ये सारा जो सफर है ये अचानक तो ये भी नहीं हुआ कि अचानक से few people migrated from the other countries in 1947 and they created a new country on the map of the world। नहीं, Pakistan was a part of and is a part of South Asia। South Asia is a region in the world and it is a part of the Asian continent। At this point, I will ask you, okay, do you have idea about the continents? How many continents are existing in the world? 7 कितने वैसे continents हैं दुनिया के अंदर? 7 है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लेट मी चेक योर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि
जो पाकिस्तान है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, एशिया और सर। साउथ एशिया, हाँ साउथ एशिया के अंदर बड़े सारे कंट्रीज आ जाते हैं, तो ये एक रीजन है। तो अच्छा मुझे बताओ, वेयर इज मेक्सिको, वेयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? शुमाली अमेरिका। इसको इंग्लिश में बोलो यार, ये मुझे उर्दू में ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका। साउथ। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड वेरी गुड। तो दुनिया के अंदर इस टाइम 200 प्लस कंट्रीज आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द मैप, वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो हर कंट्री किसी न किसी जो है वो कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड डेंस पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये कहा जाता है, इट इज हैविंग सेड दैट के दुनिया की जो आधी एक के करीब आबादी है ना, वो आपको इस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ही मिलेगी। उसका एस्टिमेट अभी हम लगा सकते हैं, अभी हम बात करते करते मैं उसकी एस्टिमेशन अभी कर लेते हैं। आप भी मैथ्स के लोग हो, तो हाउ मेनी पीपल आर रिजाइडिंग इन इंडिया, कितने ज्यादा है, ताकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर दुनिया की 1/3 आबादी जो है वो रह रही है इंडिया के अंदर। वन मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग इन इंडिया, 1 अरब और 20 करोड़ 30 करोड़ के करीब मेरा ख्याल शायद आबादी होगी इंडिया की, ठीक है। इन द सेम वे कुछ बांग्लादेश की भी कोई 18-20 करोड़ के करीब तो आबादी है, पाकिस्तान की भी मोर देन 20 करोड़ के करीब आबादी है, इस तरह नेपाल है, मालदीव है, ठीक है, श्रीलंका है। ये मिल मिला के जो है ना 2 बिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ साउथ एशिया के अंदर ही रहती है मेरे बच्चे। तो साउथ एशिया मोस्ट यू कैन से पॉपुलेटेड जो है ना वो एरिया है, और हमारे जो साथ नेबरिंग एरिया है चाइना का, तो मोर देन 1 बिलियन पीपल आर लिविंग इन चाइना, जो चाइनीज हैं चीने भीने, तो ये भी जो है 1 बिलियन से ज्यादा हैं इस दुनिया में। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर साउथ एशिया और जो उसके एडजेसेंट एरिया है वहां पे कोई अराउंड 2 बिलियन से ज्यादा लोग, 3 बिलियन के करीब लोग रह रहे हैं, तो बाकी एशिया में जो है ना वो कितने लोग होंगे। बाकी साउथ ईस्ट एशिया पूरा पड़ा है, मिडिल ईस्ट एशिया जो है, मिडिल ईस्ट कौन कौन से कंट्रीज अगर मैं आपसे पूछूं, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी कंट्रीज लोकेटिंग इन द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सीरिया है, और बाकी लेबनान शेबनान और ये इजिप्ट वगैरह आ जाते हैं। ये सारा मिडिल ईस्ट का पार्ट है। पाकिस्तान की जो लोकेशन है एक तरफ से तो इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, इट इज पार्ट ऑफ द यू कैन से मिडिल ईस्ट। ये जो है हमारा एक तरफ से तो मुस्लिम वाले के साथ रिलेशन बनता है। ऑन द ईस्टर्न साइड जो है हम सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और ऑन द ईस्टर्न साइड अगर हम देखें तो हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ अटैच होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह करके ये हमारी कोई बुनियादी सी ज्योग्राफी बनती है। और ओवरऑल पाकिस्तान जो है पार्ट ऑफ साउथ एशिया, जिसके अंदर बड़े सारे कंट्रीज हैं, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, ठीक है, और मालदीव एंड भूटान वगैरह, ये सारे कंट्रीज साउथ एशिया में ही आते हैं। तो पाकिस्तान जो है इज अ कंपैरेटिवली न्यू कंट्री, बट custodian, we Pakistanis are custodian of the very old and the ancient civilization, ठीक है। और बड़े सगीर पाको हिंद जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, it is a result of you can say the historical struggle of the various civilization, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी civilizations जो आबाद हुई हैं आके, और इस एरिया में जो है बड़ी सारी civilizations ने जो है कंट्रीब्यूट किया है, डेवलपमेंट किया है, और उन्हीं के हम लोग हैं। हम डिफरेंट स्टेजेस से पार होते होते आज की मॉडर्न टाइम तक आ गए हैं। और ये फिर डेफिनेटली 20वीं सदी के अंदर एक दो मुल्क बन गए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पेशली, फिर वो बाद में 3 कंट्री बन गए। पहले तो 2 थे, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, ऑन द लेटर स्टेजेस फिर एक बांग्लादेश जो था वो एक अलहदा से एक कंट्री बन गया था। तो बट वी आर द ओल्ड पीपल ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इससे जाहिर होता है, अगर हम तारीख में जाएं तो तारीख हमें बताती है कि हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो है ना, इसे हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द हिस्ट्री एंड द all historical foundation of subcontinent, and especially with reference to Pakistan, we can divide it into the 3 main stages। तो 3 मेन जो है ना इराज यहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज द एंशिएंट इंडिया, the second is the medieval India, and the third is the modern India।
Now, one by one, we will discuss the salient feature of these stages or these eras. ये तीन eras जो हैं, इनमें कहाँ से लोग आए, कैसे सेटल हुए और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और कैसे एट द एंड हमने जो है वो फाइनली ये दो मुल्क क्रिएट हो गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंशिएंट इंडिया कवर्ड विद द ओल्ड सिविलाइजेशन. डेफिनेटली जो बड़ी सारी ओल्ड सिविलाइजेशन जो थी, जो यहाँ पे स्टार्ट हुई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस the Indus Valley civilization, and the second was the Gandhara civilization, and third was the Aryan and the Dravidians. Overall, these civilizations were the agrarian civilization to some extent, but later on these civilizations transformed into the, you can say, the urban civilization. जिनमें इंडस सिविलाइजेशन थी वो एज अग्रेरियन सिविलाइजेशन ही स्टार्ट हुई थी, बट ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन बन गई थी. जो गंधारा थी ये भी जो है अग्रेरियन सिविलाइजेशन के तौर पे ही रही, बट ये भी जो है ना, इसमें भी शहर जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने शुरू हो गए. बट एरियंस जो थे, एरियंस ये आए इधर से सेंट्रल एशियन स्टेट से, बट दे वर मोस्टली जो यू कैन से द रूरल कम्युनिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो उन्होंने यहाँ पे आके कास्ट सिस्टम स्टार्ट किया, पंचायत सिस्टम स्टार्ट किया. अभी हम इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट एरा ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन द 7th सेंचुरी, जिसे हम 712 के नाम से जानते हैं. 7th सेंचुरी तक जो है ना, ये पिछला एरा रहते हैं एंशिएंट इंडिया का. जो नेक्स्ट एरा स्टार्टेड फ्रॉम द 7th सेंचुरी, बट तारीख हमें बताती है कि इससे पहले से कुछ थोड़ा सा पहले से ये एरा स्टार्ट हो गया था, बट ये 7th सेंचुरी में ज्यादा मैच्योर हुआ था. इस मेडिवल इंडिया के अंदर हम कहेंगे द मेडिवल इंडिया बेसिकली कवर्ड द अरब्स, तुर्किश एंड द पर्शियन एंड द अफगान माइग्रेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू द इंडिया, and they expanded the, you can say, Islam in the subcontinent, and they established a Muslim community in the subcontinent. Definitely medieval India is known as the Muslim subcontinent, the Islamic subcontinent. यहाँ पे आके फिर इन्होंने इस्लाम की प्रीचिंग की और अच्छी खासी जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप हो गई. The third era is the most important era, which started with the arrival of the British. जब ब्रिटिश यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने अपना पूरा डेफिनेटली एक पूरा सिस्टम लेके आए. ईस्ट इंडिया कंपनी came here, visited the subcontinent, and then with the passage of time gradually and they settled in the subcontinent. और सेटल भी इस तरीके से हुए, उन्होंने अपने पूरे पंजे, अपना पूरा शिकंजा यहाँ पे जो है ना कस दिया लोगों के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, दे ओवरथ्रो डोमिनेटेड द सब कॉन्टिनेंट. और यहाँ के जितने राजा महाराजा थे उनके साथ जंगें लड़की और साजिशें करके कर करा के एट द एंड इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया. और इस इरा को हम ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते हैं, जो स्टार्ट होता है स्पेशली स्टार्ट तो वैसे 17th सेंचुरी में हो गया था, जो उनका अराइवल था, बट ये मेच्योर हुआ था एट द एंड 18th सेंचुरी जिसे हम कहते हैं. फिर 1857 के अंदर एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्ड बिटवीन द, यू कैन से, लोकल पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के दरमियान ये हुई थी. और फाइनली दे ओवरकम एंड डोमिनेटेड ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड दे एस्टेब्लिश्ड देयर गवर्नमेंट. तो डेफिनेटली इनके आने के बाद जो था क्या हुआ है, इन्होंने यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो था वो एक्सपेंड किया, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया. हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किए, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी थी वो यही थी कि इनको लड़ाओ और हुकूमत करो. देन दे स्टार्टेड अ फेडरलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, और दे स्टार्टेड अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एंशिएंट इंडिया, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडिया में क्या क्या फीचर्स हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एंशिएंट इंडिया की जो तारीख है वो स्टार्ट होती है डिफरेंट सिविलाइजेशन से, और उनमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इट इज वन ऑफ द old civilization in the world. It is one of the, you can say, the most कह सकते हैं कि urbanized civilization in the world, and which started in the region of India, in the region of subcontinent 4000 years ago.
तो कभी आपने नाम सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? आपसे पूछना चाहूंगा। यस सर। यस सर, सुना हुआ है। अच्छा, तो क्या सुना हुआ है आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर? लेट मी नो फर्स्ट कि क्या जानते हैं हम। से ये जी 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 जी। सही नाम जानते थे If some और यही people थे बहुत ही पुरानी, जिस तरह आप बता रहे थे, सिर्फ इतने ही जानते। सर मैंने अच्छा जितना सुना है कि अ, 5000 साल से ज्यादा पुरानी है इंडस। जी एक्चुअली कहा यही जाता है कि इट इज ओल्डर देन 4000 ईयर अगो। ठीक है ना, जो हमें एविडेंस मिलती है ना वो 4000 साल पुराने ही मिलते हैं। बट इनिशियली उसकी हम बात कर लेते हैं कि वो एग्रेरियन सोसाइटीज थी, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज थी। पहले जो जब भी देखें एकदम जो है वो जवान नहीं बन जाता। ठीक है, वो एकदम 30 साल का नहीं होता। तो सिविलाइजेशंस भी जो है ना ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती हैं, एक ह्यूमन बॉडी की तरह होती हैं, या एक जानदार की तरह होती हैं। जिस तरह दरख्त है, हम फसल बोते हैं तो पहले तो है कि वो बीज बोया, फिर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो डेफिनेटली वो ग्रो करके दरख्त बाहर निकलता है। वो छोटा होता है, फिर हम उसकी आप ब्यारी करती हैं, उससे ग्रो करती हैं डिफरेंट फर्टिलाइज करके। तो वो बहुत अरसे के बाद एक तनावर मैच्योर शक्ल में आता है, तनावर दरख्त बन जाता है। इंसानों की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हम पैदा होते हैं, हम कुछ भी करने के काबिल नहीं होते, हमें नर्चर किया जाता है, हमारी परवरिश हमारे माँ बाप करते हैं, तरबियत करते हैं। तो ये हम 20 सालों के बाद जाके आप जो है वो बीएस वगैरह करके आप कुछ मेच्योर होते हो। तो सिविलाइजेशंस भी ऐसी होती हैं, वो अचानक से खड़ी नहीं हो जाती। अगर हम अमेरिकन सिविलाइजेशन की आज की बात कर रहे हैं तो अमेरिकन सिविलाइजेशन इज नॉट अ न्यू सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये कोई दुनिया में अचानक से सुपर पावर नहीं बन गए। इनके पीछे भी पिछले 500 साल की हिस्ट्री है। ये कैसे अमेरिका में शिफ्ट हुए हैं, कैसे लोग वहां पे माइग्रेट हुए, और कैसे वहां पे आहिस्ता आहिस्ता ये भी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज ही थी इनिशियली, और फिर वहां पे इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। फिर मेच्योर होते होते ये आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड इनको 200 साल लगे, और फिर जाके ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ये कुछ ना कुछ सुपर पावर की शक्ल में सामने आए हैं दुनिया में। अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं कि ये जनाब ब्रिटिशन जो थे ये बड़े ताकतवर थे, उनके पीछे 1000 साल की हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के पीछे। तो मगर हम जब भी सिविलाइजेशन को देखते हैं तो हम उसका मेच्योर टाइम देखते हैं। तो अगर मैंने 4000 ईयर की बात की तो वो उस टाइम की बात की है जब वो थोड़ी सी मेच्योर हो गई थी, और उसकी एविडेंस हमें मिलती है। Okay, if some people belong from Sahiwal and सिंध, इस करीबी एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो उन्होंने जो है ना वो डेफिनेटली सिविलाइजेशन की जो आसार हैं। तो बट इट इज वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन एज सुमेरियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, एज द इंडस नाइल वैली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी ये एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, 4-5 हजार साल पुराने दुनिया के अंदर। तो ये कहाँ पे है सुमेरियन सिविलाइजेशन? कुछ है आइडिया आपको? डू यू हैव आइडिया अबाउट दिस? और इंडस वैली का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? डू यू हैव आइडिया अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सॉरी, इंडस कह दिया मैंने, नाइल वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, दरियाए नील जो है ना ये बहता है, ये फ्लो करता है मिस्र के अंदर। इनिशियली जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी ना पुराने जमानों में, 4-5 हजार साल पहले तो वो सारी की सारी डेवलप हुई थी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स, ऑन नियर टू द रिवर्स। देयर वर मेनी फैक्टर्स व्हाई द एंशिएंट पीपल डेवलप्ड देयर सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स या नियर टू द रिवर। उसका रीजन था एक तो ट्रांसपोर्टेशन की आसानी हो गई, दूसरा ये है कि आपको पीने के लिए मीठा पानी जो है वो आराम से मिल जाता था, तीसरा ये है कि रिवर्स के पास, दरियाओं के पास जो है ना, या दरियाओं के पास की या थोड़ा सा दूर जितने भी इलाके होते हैं, दीज लैंड्स आर द फर्टाइल लैंड। तो उनके ऊपर जो है उनको रहना आसान होता है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा फिजिबल होता है, द अडोप्टिबिलिटी जो इन्वायरमेंट है वो हो जाती है एज कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज या डेजर्ट्स के अंदर जो है ना वो इतनी फिजिबिलिटी नहीं होती ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। तो इसलिए जितनी भी अर्ली सिविलाइजेशन थी दे डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड नियर टू द बैंक ऑफ द रिवर्स, या दरियाओं के आसपास कोई थोड़ा सा दूर जो है ना
ये यहीं पे ज्यादा डेवलप होती रही हैं। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, जो मेसोपोटामिया इराक के अंदर थी। टिग्रिस एंड यूफ्राटिस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में से दजला और फरात के जो दरिया थे ना, इनके किनारे में जो है ये सारी की सारी आबाद हुई थी। और दरियाए नील के ऊपर जो सिविलाइजेशन आबाद हुई थी जिसे हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहती हैं, जिसमें ये बड़े बड़े फिरौनों के मकबरे और पिरामिड्स आज भी आपको नजर आती हैं। इट वाज वन ऑफ द एडवांस एंड द ग्रेट सिविलाइजेशन। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर कर लेते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को विद द सुमेरियन एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज आल्सो one of the more advanced and the you can say the developed civilization in the world। वो उनसे किसी भी तरीके से कम नहीं थी। और definitely the Indus Valley civilization was located in Pakistan and you can say simply the northwest of India, जहाँ पे जो है आज का मॉडर्न पाकिस्तान है, ये इसी एरिया में डेवलप हुई थी। और द आर्कियोलॉजिकल जितने भी हमें एविडेंस मिलते हैं उससे तो हमें यही अंदाजा होता है कि दिस सिविलाइजेशन कवर द लार्जर एरिया देन द मॉडर्न पाकिस्तान। तो ओवरऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज आल्सो डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द, या कह सकते हैं नियर टू द इंडस रिवर एंड द सरस्वती रिवर, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये दो रिवर्स हैं, इनके दरमियान में ही ये सारी सिविलाइजेशन डेवलप होती हैं। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियली जो ये जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, these were the hunting and gathering societies and the pastoral societies जिसे हम कहते हैं। ये लोग पहले तो शिकार करते थे और इसी तरह ये अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर भी जो है एडवांसमेंट आती गई, लोगों ने अपना नॉलेज डेवलप किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटे छोटे गांव बने हैं, फिर कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम इन्होंने डेवलप किया छोटा सा, फिर वो एग्रीकल्चर सिस्टम बड़े होते चले गए। फिर एग्रीकल्चर सिस्टम के बढ़ने से डेफिनेटली इन्हें बड़ी सारी चीजों की जरूरत थी। देन जो छोटे छोटे विलेजेस और टाउन डेवलप हुए, अल्टीमेटली दे ट्रांसफॉर्म इनटू द लार्ज सिटीज एंड द बिग सिटीज, और बहुत बड़े इन्होंने शहरों की सूरत में एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन वजूद में आ जाती है, जो कि एक पूरा जो है ना वो फंक्शन कर रही थी। और सर क्या इट अभी इज तक सर क्या अभी भी जो सबमरीन सिविलाइजेशन है वो अभी इराक में है? नो देखें, ये सिविलाइजेशन जो है ना ये दुनिया से ओवरऑल खत्म हो चुकी है ना, मगर इनके आसार जो है ये आज भी हमें मिलते हैं। इफ यू विजिटेड द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तो साहिवाल के पास है, तो वहाँ पे हड़प्पा म्यूजियम बना हुआ है। कभी आपको टाइम मिले तो आप हड़प्पा म्यूजियम में जाएं, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की बड़ी सारी चीजें हैं जो उन्होंने संभाल, जो खुदाई के दरमियान वहाँ पे मिली हैं, उन्होंने वहाँ पे संभाल के रखी हैं। वहाँ पे खुदाई के दरमियान एक पूरा छोटा सा शहर भी मिला है, क्योंकि अब तो डेफिनेटली छोटा सा ही रह गया था वो, जैसे हड़प्पा के नाम से हड़प्पा का नाम दिया गया है। और ये जो यहाँ पे खुदाई हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अंदर, दिस एक्सकवेशन स्टार्टेड बाय द सर जॉन मार्शल थे इन 1920 और 22 में ही केम इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। वो आते हैं एंड लेड द कैंपेन टू एक्सकवेट द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। को पता चले, उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प से इसकी खुदाई करके ये सारा जो है ना ये दरियाफ्त किया। तो इससे हमें पता चलता था कि यहाँ पे पहले भी कोई सिविलाइजेशन बहुत पुरानी आबाद थी, फिर उसके ऊपर माहिरीन ने स्टडी करना शुरू कर दिया, तो फिर हमें बड़े सारे जो है एविडेंस मिलते हैं। ये जो सिविलाइजेशन थी इट वाज वन ऑफ द मोर एडवांस्ड सिविलाइजेशन। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपर्ट्स शोज दैट के जो, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें मिले उससे यही जाहिर होता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी डिड नॉट डेवलप सडनली। जिस तरह आपने बात की कि किसी ने कि 5000 साल पहले भी इसके आसार थे, मैंने सुना है। हाँ, लोग कहते हैं क्योंकि अचानक से तो डेवलप नहीं हुई ना, तो वो सडनली डेवलप हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बड़े सारे फेजेस थे। मोस्टली 4000 साल पहले जब डेवलप हुई तो ये कुछ थोड़ी सी मेच्योर हो गई थी, लोगों ने शहर बनाने शुरू कर दिए थे। और ये भी कहा जाता है कि अभी तो 2 शहर हमें मिले हैं, एक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, सम अदर सिटीज आल्सो, लोथल है, वहां पे सी पोर्ट था, कुछ और भी सिटीज छोटे छोटे दरियाफ्त हुए हैं सब कॉन्टिनेंट ये किधर अंदर। तो उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि ये 2 या 3 शहर नहीं थे, तो ये 100 ऑफ सिटीज, दीज पीपल डेवलप द 100 ऑफ सिटीज, ठीक है ना, इन दिस रीजन। तो बड़े बड़े शहर इन्होंने बना लिए थे एंड दीज वर द सम स्मॉल सिटीज एंड सम मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की तरह इन्होंने बड़े बड़े शहर भी बसा लिए थे।
और उस वक्त उनकी शहरों की जो आबादी थी वो 50,000 पीपल वर रिजाइडिंग देयर, कहीं पे 1 लाख के दरमियान भी लोग रह रहे थे। तो ये सारे का सारा जो था सिनेरियो चलना शुरू हो गया था। और ये हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर द बिग सिटीज एंड द लाइक अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और यहाँ पे ये ट्रेडिंग सेंटर थे और इनके कल्चरल सेंटर थे और पॉलिटिकल सेंटर थे, जहाँ पे ये बैठ के ये सारी की सारी कल्चरल पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी यहाँ पे होती थी। तो डेफिनेटली जो रिमेन्स हैं वो हमें बताती हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दरियाफ्त नहीं हुआ। इस सिविलाइजेशन के जो आसार हैं ये आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडो पाक के बाहर भी इसके कुछ आसार मिलते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस सिविलाइजेशन कवर द वास्ट एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, और हत्ता के सम पार्ट ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान तक इसके जो है ना हमें आसार मिलते हैं कि वहां तक इन लोगों की पहुंच थी। और उधर दूसरी तरफ से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, जिन्हें हम म्यांमार या थाईलैंड और मलेशिया मॉडर्न टाइम में पुकारते हैं, वहां तक जो है ना इन्होंने इनके नेटवर्क फैले हुए थे। तो ये एक वन ऑफ द एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो लोग बड़े बड़े जो है इनमें कारीगर पैदा हो गए थे। तो ये जितनी भी सेटलमेंट्स यहाँ पे इस रीजन में हुई हैं इनिशियली फर्स्ट फेज के अंदर, वो तो देहातों की सूरत में, गाँव की सूरत में हुए, फिर शहर बनते चले गए। और डेफिनेटली जो शहरों के साथ जितना भी एरिया था, दैट एरिया यूज्ड बाय द इंडस पीपल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ओवरऑल यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी खासी होती थी और लोग उसको प्रैक्टिस करते थे। और कुछ ये भी एविडेंस मिले हैं, the people of the Indus cultivated the wheat and the you can say ये जो हमारी कॉटन, ये जितनी भी क्रॉप्स हैं ये हमें कहाँ से मिली हैं, ये हमने कहाँ से लर्न किया है कि इन्हें हम आज जो है ये जितनी फसलें हम बीज सकें और इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो हिस्टोरिकली ये सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं हमें अपनी ओल्ड सिविलाइजेशन से ही हमने सीखी है ना, कि उन्होंने ये सारा इल्म जो है वो डेवलप कर लिया था। वो सारी कॉटन यहाँ पे हो रही थी और ये बाजरा और मकई और ये बीट के सारे सिस्टम, ये फसलें जो थी ये वहीं से जो है वो चलती चलती आज हमारे तक आई हैं। वो ठीक है, हमने इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वैरायटी पैदा कर ली है। तो ये सिविलाइजेशन जो थी ये हिमालय तक फैली हुई थी। तो डेफिनेटली ये 4000 ईयर्स से जो है मैच्योर होती होती जो है ये एट द एंड ये 1000 ईयर बिफोर क्राइस्ट ये इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन द डिक्लाइन we will discuss some salient feature and some characteristics and the qualities of the Indus Valley civilization. The first most important characteristics of the Indus Valley civilization is town planning. ये जो टाउन प्लानिंग थी ये इनकी बड़ी मशहूर थी, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और पुरानी जितनी भी तहजीबें थी वो ज्यादातर देहाती तहजीबें रही, मगर ये दुनिया में एक ऐसी तहजीब थी जो देहाती, तो जारी बात है कि देहाती तहजीब के तौर पे शुरू होती है, बट ऑन द लेटर स्टेजेस ये एक शहरी तहजीब बन गई थी, अर्बन सिविलाइजेशन बन गई थी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शहर बना लिए थे, और वो कोई शहर भी जो थे ये कोई छोटे मोटे शहर नहीं, और बड़े एडवांस इन्होंने सिटीज बना लिए थे। तो ये अपनी टाउन प्लानिंग की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में जानी जाती है। और आज के टाइम में जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं टाउन प्लानिंग का, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है टाउन प्लानिंग का, जिसके अंदर एक्सपर्ट स्टडी करते हैं कि शहरों को कैसे बसाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू ग्रो द सिटीज एंड हाउ एक्सपेंड द सिटीज, हाउ कंस्ट्रक्ट द सिटीज, ठीक है। और जितने भी अर्बन सेटलमेंट्स हैं और जितने भी सेटलमेंट्स हैं इंसान की, इन्हें कैसे इनका डिजाइन बनाया जाए। तो उनके अंदर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटीज हैं उनको एक मॉडल के तौर पे पढ़ाया जाता है, एक फ्रेमवर्क के तौर पे पढ़ाया जाता है। आज के टाइम में भी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आबादी इतनी बढ़ गई है तो हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिटीज बनाने बड़े मुश्किल हो गए हैं। उस टाइम में इन लोगों ने दे डेवलप वेरी एडवांस सिटीज, ठीक है। तो बड़ी लेन्स के अंदर, स्टेट लेन्स के अंदर इन्होंने गलियां बनाई, स्क्वायर के अंदर बने, जिस तरह कहते हैं ना चकोर को आप जानते हो, उसके अंदर पूरे का पूरा इन्होंने मैप्स बना के उनके सिटीज नजर आती हैं। और कोई घर ऐसा नहीं था जो लेन से हटा हुआ होता था, इतने खूबसूरत इनकी स्ट्रीट थी।
और डेफिनेटली दीज हाउसेज वर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये नहीं था एक घर यहाँ था एक घर वहां था, पूरी प्लॉटिंग की हुई थी जिस तरह आज मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर प्लॉटिंग होती है। और इस तरह करके पूरे का पूरा टाउन प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें इस तहजीब के अंदर नजर आता है। ऑन द अदर हैंड the most interesting thing can be found in the Indus Valley cities जो थे कि all the houses were attached with the, you can say, sewerage system and the water system, and the every home had a washroom system. तो कैन यू इमेजिन कि ये 4000 साल पहले जो लोगों के अंदर वॉशरूम का जो कॉन्सेप्ट है घर के अंदर डेवलप हो गया था, और घर के अंदर वॉशरूम बनाया और फिर उसको मुकम्मल उसका सीवेज सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ था। इस तरह जो वेस्ट वाटर था वो मुकम्मल लेन्स और मुकम्मल पाइप्स के साथ कनेक्टेड था। और इस तरह वाटर सिस्टम भी इन्होंने बनाया हुआ था कि घरों के अंदर तक जो ये खाले बना के घरों के सामने से पानी आता था, लोग वहां से पानी भरते थे, ठीक है, और अपना पानी को वाटर को यूज करते थे। और घरों के अंदर स्टोर रूम थे, बेडरूम थे, ठीक है, और इस तरह करके मुकम्मल हाउसेस बने हुए नजर आते हैं इंडस वैली के अंदर। अगर आप विजिट करें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, अभी भी कुछ ना कुछ वहां पे आसार आपको नजर आ जाएंगे। एंड यू कैन इमेजिन कि इन्होंने कितना अच्छा स्ट्रक्चर जो था वो तैयार कर लिया था। All the evidence जो है वो shows that कि these cities were very well planned and with the, you can say, brick houses and excellent drain system and the sewer system, ठीक है, with the storing capacities and the workshops and the, you can say, fortified cathedrals। क्योंकि ये जितने का सारा शहर था इससे मुकम्मल वॉल्ड एक सिटी इन्होंने बनाए हुए थे जो मुकम्मल उसकी प्रोटेक्शन की जाती थी। तो कैन यू इमेजिन कि आज के मॉडर्न टाइम में भी ये काम करने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो वो लोग कितने जो है वो एडवांस होंगे कि उन्होंने उस टाइम में ये काम कर लिए। और इजिप्शियन भी कितने जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस होंगे कि उन्होंने जो पिरामिड्स बनाए थे वो आज भी आपको नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सड़क हमारे ठेकेदार बनाते हैं, वो 4 दिन के बाद उसमें इतने इतने बड़े टोए पड़े होती हैं, तो गाड़ी या बाइक चलाते हुए जो है ना पेट में बाल पड़ना शुरू हो जाता है या दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर बना दिए हैं इंडस वैली के अंदर और ये जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं वो कहीं से आज भी हिलता हुआ नजर नहीं आता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नाउ योर टर्न। हम क्या बना रहे हैं और पुराने लोगों ने क्या बना दिया यहाँ पे? सर जी एक क्वेश्चन है, ये पिरामिड की मैंने कई बार इस पर वो वीडियो देखी लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चले कि किस तरह ये बनी है। तो सर इसकी क्या लॉजिक, किस तरह ये बनी थी, इतने बड़े बड़े टन के वजनी पत्थर ऊपर तक पहुंचाना? बात सुनो मेरी, आई एम नॉट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ठीक है। वैसे ये मैथमेटिशियन का काम होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनाती है ना, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। मैं तो खुद परेशान होता हूँ कि ये उस टाइम में ये लोग कितने एडवांस हो गए। तो मैं भी इस पोजीशन के ऊपर मैं भी आपकी तरह हूँ, ठीक है, कि जिस तरह आप परेशान हो मैं भी हूँ कि वो लोग कितने एडवांस से या क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐसी डेवलप कर ली। वैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो वो ट्राई टू फाइंड द आंसर कि ये इन्होंने सारा काम कैसे कर लिया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो भी इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे हम जो बिल्डिंग बनाते हैं वो 5 स्टोरी से ऊपर जानी शुरू होती है तो ऊपर से जो है ना वो डिंगी हुई हुई होती है, ऊपर से ना वो टेढ़ी हो जाती है। तो हमारे लिए आज भी मुश्किल होता है। तो उन लोगों ने ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लिए। और यहाँ पे इंडस वैली के अंदर देखते हैं, आज हम यहाँ पे कोई सोसाइटी बनती है ना हमारे शहरों में या हमारे जहाँ पे भी, तो वो गली कोई सीधी होती नहीं है। अच्छे खासे 5 लाख मरला लेती हैं, 7 लाख मरला लेती हैं, और गली कहीं से टेढ़ी हो रही है, कहीं एक ही लेन में मुझे तो कम कम ही नजर आती है। पता नहीं आपने देखी होंगी, क्या ऐसा है? नहीं वैसे तो उस टाइम में लोगों ने इसको बड़े प्रॉपर तरीके से जो है ना वो सेट किया हुआ था। तो उस टाइम में तो इंजीनियरिंग का और मैथमेटिक्स का नॉलेज भी इतना ज्यादा नहीं था, ज्योमेट्री यूज करके इन सारी चीजों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि आज हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टेज पे खड़े हैं, फिर भी हम इन चीजों को करने से कासर हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है वो हैरान कुन है ये हमारे लिए। ओके, इसका मतलब हाँ सर, मेरा एक सवाल है। कि जिस तरह वो एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, उसने सर इतने काम किए और मतलब अभी तक मतलब हम इतने टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी उसको प्रूव नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह सर वो निश्चित हो गई तहजीब, तो आज के दौर वो भी इस तरह एक एडवांस लेवल पे जाएगा और फिर यही आसार बन जाएंगे और कोई नई डेफिनेटली तहजीब आ जाएगी।
डेफिनेटली जनाब, हर मुस्तकबिल का एक माजी होता है, ठीक है। और जो इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना भी है। तहजीबों का भी यही मामला है, जो इस दुनिया में रही है उसने कभी ना कभी जाना भी है। तो मगर उनका वैल्यू सिस्टम, उनका सारी सोशल तहजीब सिस्टम, आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग जिस सर इसकी कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आज से 1000 साल के बाद ये तो नहीं होंगे, हमारी भी किसी ऐसी ही कब्रें खोदी जाएंगी तो पता चलेगा कि यहाँ पे कोई तहजीब रहती थी, ठीक है, और वो इस तरीके के लोग थे। तो लेट्स सी कितना प्रिजर्व कर सकती हैं और हम कितना प्रिजर्व नहीं कर सकते। आज के टाइम में इतना बड़ा कोविड आ गया है, इस कोविड की वजह से अगर अल्लाह ना करे क्राइसिस बहुत ज्यादा अगर हो गया या हो जाता, तो डेफिनेटली तो किसी खास एरिया के जो लोग हैं वो खत्म हो जाएं, ठीक है, और हजारों साल के बाद पता चले कि यहाँ पे कुछ लोग थे और वो इस वजह से जो है वो खत्म हो गए थे। तो ये तो हो सकता है, इसकी तो पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, ठीक है। चले जी। The second characteristics of this civilization was the industries and the craft. No doubt कि initially the Indus Valley civilization was the Agrarian civilization, one hand, but on the other hand, on the later stages, later on, the people of the Indus Valley civilization, they develop a lot of professions in the industries या in the crafts. तो वहाँ पे बड़े कारीगर, बड़े चीजों के माहरीन उन्हें पैदा कर लिए थे, ठीक है। वो क्राफ्ट्समैन क्या करते थे, देवर प्रोड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स, जिस तरह हेड वर्क्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, जेवरात बनाते थे, छोटी छोटी मशीनरी बनाते थे। क्योंकि उस टाइम अभी इंसान ना नया नया स्टोन एज से ना ब्रॉन्ज एज में दाखिल हुआ था, जिसे हम कांसी का कहते हैं ना दौर। तो उन्होंने इस तरह की जो धातुओं से ना मुख्तलिफ चीजें बनानी शुरू कर दी, छोटे छोटे चाकू और छोटे छोटे जो है ना वो खंजर और सॉर्ड बनानी शुरू कर दी। फिर ऑन द लेटर स्टेजेस आयरन एज भी इसी के अंदर ही आ जाती है, तो आयरन से भी चीजें बनानी इन्होंने शुरू कर दी। इट मीन के वो लोग वाकिफ थे इन सारी धातुओं को, इन सारी मेटल्स को, खुदाई कहाँ से करनी है, वो कुछ ना कुछ कानूनी करते, माइनिंग करते थे और कहीं ना कहीं से वो चीजें लेके आते थे। कुछ अफगानिस्तान से आ जाती थी, लेके आते थे, कुछ कहीं और मुल्कों से वो इसको जो है ना इंपोर्ट करते थे। कुछ यहाँ की लोकल धातुओं को जो है वो यूज करके ऑर्नामेंट्स और ये हथौड़े, छेनियां, एक्स और साज और यू कैन से चीजल्स, नाइव्स और स्वॉर्ड्स वगैरह बनाते थे। बट इंडस कल्चर के अंदर ये जो स्वॉर्ड है ये ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि उसका कल्चर नहीं था। बिकॉज इंडस पीपल वर नॉट अ ब्रेव फाइटर, ये कोई इतने अच्छे फाइटर नहीं थे। तो ऑन द अदर हैंड हमें ये भी यहाँ से जितने भी एविडेंस मिलते हैं, यहाँ के लोगों को गोल्ड का और सिल्वर का जो है इस्तेमाल वो भी पता था, उससे भी चीजें बनाते थे। जो जेवरात हमें मिले हैं तो उससे यही अंदाजा होता था कि ये लोग इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना वो जानते थे। बट एक तो ये हो गया, दूसरा ये था कि इनका जो ट्रेड नेटवर्क था वो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था। तो डेफिनेटली दीज क्राफ्टमैन एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस दीज थिंग्स। और वो किस क्यों प्रोड्यूस करते थे, तो जिस तरह हमारी मॉडर्न जो है क्राफ्ट्समैन एंड द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग द थिंग फॉर द सेलिंग पर्पस, और उस टाइम में भी ये इसी पर्पस के लिए यूज हो रहा था। वन हैंड दे सेल देयर थिंग्स इन द लोकल मार्केट, जितनी भी यहाँ की लोकल मार्केट थी, क्योंकि जो शहर होती है ना इनका पर्पस भी यही होता है। अगर किसी सिविलाइजेशन में शहर बहुत ज्यादा डेवलप होने शुरू हो गए हैं ना, इट मीन के वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गई है। ये चीज शो करती है कि वहां पे इंडस्ट्री और क्राफ्ट्स का रुझान ज्यादा हो रहा है। जिन मुल्कों में शहर बहुत ज्यादा होंगे वहां पे इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा तरक्की करनी शुरू करती है और वहां पे सर्विसेज सेक्टर भी बहुत ज्यादा आ जाता है। चाहे वो यूएसए है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे पाकिस्तान इज ग्रोइंग अर्बन जो है ना, आप कह सकते हैं कि कंट्री इन द एशिया। यहाँ पे भी जो शहर है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ हमारे हम इंडस्ट्री को भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल जो है ना वो नाकाम कुछ ना कुछ हो रहे हैं। तो इंडस वैली के अंदर भी जो ये सेम फिनोमिना था, वहां पे एग्रीकल्चर तो थी ही, इस तरह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बट वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश यू कैन से इंडस्ट्रीज एज वेल। हम इंडस्ट्री में भी बहुत एडवांस होना चाहते हैं, लाइक एशियन टाइगर्स। तो इंडस वैली वाले को इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगा ली थी, वो चीजों को प्रोड्यूस करते थे और सेल करते थे लोकल मार्केट के अंदर, जहाँ से गांव के लोग आते थे और बाकी लोग आते थे, वो अब चीजें उठा के गांव में लेते थे और उन्हें इस्तेमाल करते थे।
But on the other hand, the traders and the, you can say, industrialists of the Indus civilization, they export their things to the other region of the world. और इनकी बनाई हुई और इनकी बेची हुई जो चीजें हैं, उनके आसार, उनके एविडेंस हमें मिलते हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भी मिलते हैं, ठीक है। इनकी बनाई हुई चीजों के जो आसार हैं वो हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन जो इराक में थी वहां तक चीजें जाती थी। इट मीन ये इन्होंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क वहां पे बना लिए थे, को रूट्स का पता था। दे नो द सी रूट्स एंड द लैंड रूट्स, कहाँ कहाँ से रास्ते जाते थे। ये कोई नया टाइम तो नहीं है जहाँ पे आपने गूगल मैप सेट किया और चल पड़े। ये तो 4000 साल पहले का टाइम है, जहाँ पे न पक्की सड़क होती थी और कुछ भी नहीं होता था। और अभी इंसान ने ये जो व्हील है इसका भी नया नया इस्तेमाल शुरू किया था। अभी 2000 साल पहले व्हील का आगाज शुरू होता है। और आप देखेंगे अभी उस टाइम कोई रेड़े होंगे, कुछ रेड़ियां होंगी, ठीक है, कुछ जानवरों के थ्रू सामान लाद के दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते थे और वहां से चीजें लेके आते थे। नो डाउट द इकोनॉमी ऑफ द, यू कैन से, इंडस जो सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द ट्रेड, और ये जो सिटीज थे, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाज अ हब ऑफ द इकोनॉमिक सेंटर। जिस तरह आज का लाहौर है इकोनॉमिक सेंटर है, जिस तरह कराची है ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इकोनॉमिक सेंटर है। इस तरह इंडस वैली के अंदर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो थे, ये मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमिक सेंटर थे, पॉलिटिकल सेंटर्स थे आल्सो। एज वेल एज इनकी एक लोथल एक सिटी था, उसके साथ बंदरगाह लगती थी। वहां से ये सी रूट्स इन्होंने फाइंड कर लिए थे वहां। और ये कश्तियां बनानी भी जानते थे, और जो शिप्स थे छोटे छोटे, उनके थ्रू ये साथ साथ के मुल्कों में भी ये ट्रेवल करना जानते थे। तो ये इन सारी चीजों से वाकिफ हुए थे। अफगानिस्तान से और पर्शिया से बड़ी सारी चीजें लेके आते थे, और डेफिनेटली उन्हें मोल्ड करके और चीजें प्रोड्यूस करते थे, इन्वेंशन करते थे। ओके जी, the next feature we have found in the Indus Valley civilization is the social stratification and the writing system. तो social stratification was also existing in the Indus Valley civilization. जिस तरह मॉडर्न टाइम के अंदर एक गांव के अंदर, एक सिटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर लॉट ऑफ पीपल रिजाइडिंग, तो some people belong from the richer class, some people belong from the middle class, some people belong from the poor class. तो इंडस वैली के अंदर भी जो एविडेंस मिले हैं, जो घरों का जो स्ट्रक्चर है, जो होम स्ट्रक्चर है, जो टाउन स्ट्रक्चर थे, उनसे ये एविडेंस शो करता है। इट शोज दैट, हिस्ट्री शोज दैट कि आर्कियोलॉजी एविडेंस शोज दैट कि stratification, class structure was also existing in the Indus people. क्योंकि जो रिचर पीपल थे वो बड़े घरों में रहते थे, उनके अलग मोहल्ले बने हुए थे। जिस तरह अमीर लोगों के मोहल्ले और कॉलोनी सोसाइटीज बड़ी होती हैं, उनके घर बड़े होते हैं, तो इंडस वैली के अंदर भी जो रिचर पीपल थे हैड अ बिग होम, द लार्ज बंगलोज 4-5 बेडरूम के अंदर विद अटैच्ड बाथरूम एंड किचन, और सीढ़ियां वगैरह भी बनाई होती थी, और साथ उन्होंने कुछ लॉन भी अटैच किया होता था। तो ये सारे घर बनाने के जो स्ट्रक्चर हैं ये हमें पुरानी सिविलाइजेशन से ही मिलते हैं। ये जो टाउन प्लानिंग या आर्किटेक्ट के जो सब्जेक्ट हैं ये भी ऐसे ही डेवलप हुए हैं जब हम इन सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मिडिल क्लास पीपल थे, दे वर रिजाइडिंग इन द 2 बेडरूम होम, तो उसके अंदर वो रहते थे, साथ कुछ अटैच्ड बाथ। और जो अमीर लोग थे वो डेफिनेटली लेविश लग्जरी चीजों का यूज करते थे जो उनके वहां से मिली हैं। और जो एवरेज इनकम लोग थे वो ब्रॉन्जे की चीजें इस्तेमाल करते थे, वो गोल्ड वगैरह यूज नहीं कर सकते थे, तो या आयरन यूज नहीं कर सकते थे। और जो पुअर क्लास थी, डेफिनेटली द लेबर क्लास वाज रिजाइडिंग इन द इंडस सिटीज। जो उनके मोहल्ले हैं वहां से वो एक कमरे का घर था उनका, साथ छोटा सा सहन और बाथरूम अटैच था। तो ये सारी की सारी चीजें शो करती हैं कि क्लास स्ट्रक्चर जो था ये वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। देयर वर सम लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट, और कुछ पैसे वाले भी थे, कुछ सर्विसेज पेशा लोग भी थे, और कुछ डेफिनेटली मजदूर भी थे, और वो सारों को मिल मिला के ये सिविलाइजेशन का काम चल रहा था। तो ऑन द लेटर स्टेजेस इनिशियल, यानी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके अंदर इन्होंने एक पूरा राइटिंग सिस्टम अपना डेवलप कर लिया था। स्टिल एक्सपर्ट्स आर ट्राइंग टू अनकवर द राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडस पीपल, कि वो क्या है, क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जितना भी राइटिंग सिस्टम है इंडस वैली का,
was based on the you can say symbols and the pictures. वो symbols के through pictures के through अपने emotions का अपने expressions का वो इजहार करते रहे थे। तो वो आज भी जो है वो राइटिंग सिस्टम उनकी दीवारों के ऊपर हमें मिल जाता है। वहां अगर विजिट करें, उन वो सील्स हैं, जो बर्तन वहां से मिले हैं, जो बड़ी सारी चीजें वहां से मिली हैं, तो वो राइटिंग सिस्टम उसके ऊपर वो आज भी मौजूद है। और आर्कियोलॉजिस्ट एंड द एक्सपर्ट्स आर ट्राइंग टू रीड द स्क्रिप्ट। ये क्या है, कुछ चीजें जो है वो शो हो भी गई हैं, बट it was very difficult and it is very difficult to understand their writing system. So so these were the salient features of the Indus Valley civilization. अच्छा, अगर सिविलाइजेशन है, उसका आगाज होता है, वो मैच्योर होती है, वो यंग होती है, वो अपने अरूज पे जाती है, वो कभी सुपर पावर बनती है, वो दुनिया में बड़ी डेवलप हो जाती है, तो फिर उसका डिक्लाइन भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली जब लोगों में अरूज आता है, पैसा आता है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को समझना शुरू करते हैं। तो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, तो कुछ टाइम के बाद उनको ना वो डिक्लाइन भी दिखाते हैं। ठीक है, और ये भी होता है कि अच्छी खासी जो सिविलाइजेशन है, बड़ी एडवांस है, बड़े उनके पास हथियार होते हैं, और वो एक कंट्री से चपेड़े खा के निकलती है, और चंद हजार लोगों से। ऐसा होता है ना? अरे यस अरे सर, प्रीवियस हुआ होता है। हाँ, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। चले, मैं तो ऐसे ही मैंने एक शोशा छोड़ा है। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो जाता है कि अच्छी खासी सुपर पावर है, वो थप्पड़ खा के निकलती है, और उनको पता चल जाता है। ठीक है ना, तो फिर साथ ही उसका जो है ना वो डिक्लाइन भी होता है। ठीक है, तो एक सुपर सर पावर है, मेन वो वजह कहती है कि गुरूर हम, हुई इसकी, हाँ जी, गुरूर भी होता तो है। चले जो, हाँ, तो एक सिविलाइजेशन है वो जी बड़े सुपर पावर बन जाती है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, और दुनिया में जनाब कभी उसके साथ लड़ाई, कभी उसके साथ पंगा, कभी किसी मुल्क के साथ पंगा, कभी वियतनाम से पंगा। ठीक है, कभी ऐसे गिरबान पकड़ा किसी का जाके। अरे हम बड़े जनाब ताकतवर, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वी हैव अ लॉट ऑफ वॉरफेयर सिस्टम एंड एयरक्राफ्ट एंड पता नहीं क्या क्या, जो हमारी सोच से भी बालातर है। ठीक है, तो वो सारी चीजें उनके पास हैं, और कभी किसी के साथ पंगा ले रहे हैं, कभी किसी के साथ, और एट द एंड ऐसे लोगों से चपेड़े खाएंगे कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल, तो उसके बाद क्या होता है कि सुपर पावर का जब सिविलाइजेशन का डिक्लाइन इस तरह नहीं यकदम नहीं होता, अरूज यकदम नहीं आता, तो जवाल भी यकदम नहीं आता। ठीक है, तो जवाल होते होते भी तो आर्मी या आम जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, वो कम हुआ है। नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू द मोर सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब रशिया इज आल्सो स्ट्रगलिंग एंड चाइना इज आल्सो न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर। ठीक है, तो कुछ अब और भी जो है ना वो सुपर पावर सामने आ रही हैं। अब इनके दरमियान लड़ाई होगी कि बड़ा चौधरी कौन है या बड़ा सरदार कौन है दुनिया के अंदर। तो डेफिनेटली फिर ऐसा ऐसा डिक्लाइन होगा, और जो सिविलाइजेशन अब कम होना शुरू हुई हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए एशिया के अंदर सिविलाइजेशंस खड़ी हो गई हैं। नाउ दे आर रेडी टू टेक द डोमिनेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब वो उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कोलैप्स जो हमें नजर आता है, तो ये कैन नॉट बी मेजर एग्जैक्टली, ये भी कोई एग्जैक्टली मेजर भी नहीं कर सकते, बिकॉज डिफरेंट थ्योरिस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। कहा जाता है कि 1000 साल बिफोर क्राइस्ट जो था, इसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है। सम पीपल बिलीव दैट कि ड्यू टू द अराइवल ऑफ द एरियंस, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं एरियंस केम फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेट फ्रॉम द नॉर्थर्न साइड ऑफ द इंडिया। ये जो तुर्कमानिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट के जो लोग थे, ये आहिस्ता आहिस्ता ये माइग्रेटेड टूवर्ड द इंडिया, ये यहाँ पे आना शुरू हो गए, यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। एंड दे वर वेरी ब्रेव एंड विद वेल इक्विप्ड आर्मी, और दे नो द फाइटिंग स्किल्स, और इनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी आर्यंस की। और इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दिया, और उनको कंकर करना शुरू कर दिया, फतह करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो इंडस लोग थे, ये कोई इतने लड़ाका नहीं थे, उनके साथ लड़ नहीं सके, प्रॉपर उनका मुकाबला नहीं कर सके। आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पे सेटल होते चले गए बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इराज के अंदर, और फिर इनका जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और जो बाकी बचे लोग थे, दे मूव टूवर्ड द साउथ ऑफ द इंडिया, और वो साउथ की तरफ जाना शुरू हो गए। वो आज भी साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ड्रेविडियंस के नाम से जानते हैं। ड्रेविडियंस आर द लोकल इंडियन, द नेटिव इंडियन। ये भी कहा जाता है कि ड्रेविडियंस और ये इंडस के लोग थे, ये भी पहले कहीं से आए थे,
बट इनके जो है ना वो रूट्स अननोन है, ये कहाँ से आए थे, बट कहीं ना कहीं से तो ये आए होंगे ना। तो इसलिए इट इज हैविंग सेड दैट कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसकी कोई भी चीज अपनी नहीं है। तो ये सारी चीजें बाहर से ली हुई हैं, लोग बाहर से आते चले गए, यहाँ पे सेटल होते चले गए, और फिर यहाँ आकर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को अपना घर बना लिया, और एट द एंड इसके अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, डेवलपमेंट किया। तो इंडस वैली वालों का, ड्रेवियंस का अपना एक सिस्टम था, और फिर एरियंस केम एंड माइग्रेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो दे केम विद द कास्ट सिस्टम एंड द लैंग्वेज ऑफ द संस्कृत। और उसके बाद जो था ये एरियंस का अरूज होना शुरू हो गया। एरियंस जो थे ये कास्ट सिस्टम के साथ आए, ठीक है, एंड दे एस्टेब्लिश अ कास्ट सिस्टम इवन इन द सब कॉन्टिनेंट। जो मनोशास्त्रास के लॉज मिलते हैं हमें, जो पुरानी ऋग्वेद मिलती है हमें, जो पुराना टेक्स्ट मिलता है, उससे तो यही जाहिर होता है कि जो एरियंस का जो सिस्टम था, जैसे हम हिंदुइज्म का आगाज फिर यहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन द 4 कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम इंडिया का एक हिस्सा बन गया, उसी के थ्रू उनके जितने भी पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक अफेयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे, इसी कास्ट सिस्टम के थ्रू वो चलना शुरू हो गए थे। और ये जो इंडियन कास्ट सिस्टम है बेस्ड ऑन द 4 मेजर कास्ट, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स जो लोग थे, दे परफॉर्म द रिलीजियस ड्यूटीज, कंडक्ट द रिलीजियस अफेयर ऑफ द एरियन पीपल। और उसके बाद खासतरा या चाश्तरा या खश्तरी कहती हैं, ठीक है। दे वर द रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बेसिकली, एंड द आर्यंस के अंदर ये रूलर्स थे, क्योंकि ये फाइटर थे, और जो वही फाइटर जो होते हैं वही रूलर्स होते हैं, जो लड़ सकते हैं, जो फतह कर सकते हैं, वही रूल करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो खासरी कबीले के जो लोग थे, इस जात के जो लोग थे, वो यहाँ के रूलर बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, राजे महाराजे बन गए। फिर उन्होंने जो विष्णु जो कास्ट थी, जिसके अंदर एग्रीकल्चरिस्ट और द ट्रेडर और जितने भी दुकानदार, मर्चेंट्स और बाकी जो पेशे के लोग थे, उनके साथ मिल मिला के, इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी इंडिया के अंदर। एट द एंड जो एरियंस थे, इन्होंने जो यहाँ के जो नेटिव लोग थे, those people moved toward the south India, southern side पे वो ज्यादा चले गए, आज भी वहीं पे मिलते हैं तो ड्रेविडियंस। तो उनको कहा कि these are the untouchable people, उनसे सफाई सुथराई का काम ज्यादा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें फतह कर लिया था ना। जो फातेह होते हैं वो इसी किस्म की हरकतें करती हैं, और जो मफ्तू होती हैं उन्हें इसी किस्म के स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। इस तरह करके एक कास्ट सिस्टम इंडिया में जारी हुआ, और जो ऑन द लेटर स्टेजेस इट कंटिन्यूड इन द इंडिया, एंड द होल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट गवर्न थ्रू दिस कास्ट सिस्टम, क्योंकि जितने भी प्रोफेशन थे वो इसी कास्ट सिस्टम के थ्रू यहाँ पे चलते थे, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस सिस्टम था वो भी इसी कास्ट सिस्टम के थ्रू चलना शुरू हो गया था। संस्कृत के साथ आए थे, इन्होंने संस्कृत को डेवलप किया, संस्कृत को यहाँ पे एक्सपेंड करना शुरू किया टिल द 7th सेंचुरी, ठीक है। और संस्कृत के जो है वो यहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया। इस तरह संस्कृत बिकम ए लोकल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। स्टिल सब कॉन्टिनेंट की जो बहुत बड़ी लैंग्वेज है वो आज भी संस्कृत है, और संस्कृत से आगे ही फिर हिंदी निकलती है, कोई और जुबानें भी निकलती हैं। तो पुराने एंशिएंट इंडिया के अंदर संस्कृत जो है इट वाज अ डोमिनेंट लैंग्वेज। ओके जी। तो इसके साथ ही एक बड़ी आर्यन सिविलाइजेशन के अंदर ही एक सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसे हम द सिविलाइजेशन इज नोन एज गंधारा सिविलाइजेशन। डू यू हैव आइडिया अबाउट गंधारा सिविलाइजेशन? सर ये भी एंशियंट सिविलाइजेशन थी कंधा, 300 साल पुरानी, नहीं 3000, पता नहीं सर, 3500 साल पुरानी थी। ओके ओके ओके। Gandhara civilization, it is one of the oldest civilization which was prevailing in the sub सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
गंधारा सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इट वाज स्टार्टेड इन द फर्स्ट मिलेनियम, यानी कि आप कह सकते हैं 500-600 साल जो है ना बिफोर क्राइस्ट ये डेवलप हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर। नाउ इज मॉडर्न पाकिस्तान का जो एरिया है यहाँ पे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज बुद्धाइज्म, द रिलीजन ऑफ बुद्धाइज्म। ये जो है सिविलाइजेशन ये बुद्धाइज्म के साथ अटैच, ठीक है। इसकी ब्यूटी भी यही है, जिस तरह एरियंस आए थे वो हिंदू सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई है तो वो हिंदू रिलीजन उसकी ब्यूटी है। तो ये जो गंधारा सिविलाइजेशन यहाँ पे जो स्टार्ट हुई तो इसका जो ब्यूटी है वो बुद्धाइज्म है। क्योंकि बुद्धा जो है वो एक आप कह सकते हैं कि उनके प्रॉफिट थे। तो बुद्धा बोर्न इन द सब कॉन्टिनेंट इन द खश्ती फैमिली, वो अपने इलाके का शहजादा था, बादशाह का बेटा था डेफिनेटली। तो फिर अचानक से उसने फील किया कि दुनिया में जो है ना सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आई एम द रिचर पीपल, आई हैव एवरीथिंग, बट ऑन द अदर हैंड द अदर पीपल हैव अ पेन एंड सारो, लोगों के बहुत ज्यादा दुख हैं, मसाइल हैं, और इंसानों को जो है ना इससे निकालना चाहिए। फिर वो अपना सारा घर बार छोड़ के जंगलों में निकल जाती हैं और फिर बिन बास जिसे आप कहते हैं वो लेती हैं। 10-15 साल की एफर्ट के बाद जब वो वापस आती हैं तो फिर वो बुद्धा कहलाती हैं कि हाँ मैंने वो सब कुछ पा लिया, मुझे निर्वाण मिल गया, मुझे वो रोशनी मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी, मुझे मैं इत्मीनान पा गया हूँ। तो दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख है, और दुख का मदावा किससे हो सकता है जब हम लोगों को प्यार देंगे। तो बेसिकली जो बुद्धाइज्म का जो मजहब था ये आप कह सकते हैं कि वो यहाँ का जो लोकल कास्ट सिस्टम था जो एरियंस ने स्टार्ट किया था वो उनके खिलाफ था। वो कहता था कि कोई भी सब इंसान बराबर है, ये नहीं है कि मैं खाशरी हूँ, मैं यहाँ का सुल्तान हूँ तो मैं बाकियों से सुपीरियर हूँ। वो कहते हैं कि ये जो जिन्हें आप अनटचेबल या विष्णु जितने ब्राह्मण ये सब इंसान जो है ये बराबर है, हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ना कि इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इस तरह जो बुद्धिस्ट पीपल है वो मोस्टली जो है आज भी उनके आपको रिलीजियस लोग नजर आएंगे तो वो जूता नहीं पहनते। उनका यही होता है कि उनके पाँव के नीचे आके चूंटियां या ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये कहीं मर ना जाए। वो इतने नरम दिल लोग होते हैं तो वो किसी को किल करना जो है वो पसंद नहीं करते। तो दैट्स वाई जो है ना ये जो बुद्धाइज्म वाज अ रिलीजन ऑफ द गंधारा सिविलाइजेशन एंड इट बिकम अ स्टेट रिलीजन ऑफ द गंधारा सिविलाइजेशन। अगर हम ओवरऑल देखें तो गंधारा सिविलाइजेशन यहाँ पे आई है, बड़ी सारी रिजीम आई हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य रिजीम थी, फिर उसके बाद कुछ और रिजीम्स हैं सुल्तान ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ही केम इन द सब कॉन्टिनेंट एंड फाइट विद द अदर राजाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो भी उस टाइम में यहाँ पे आया और टेक्सला तक आया वो, ठीक है। एंड ही कंट्रीब्यूटेड अलॉट इन द गंधारा सिविलाइजेशन। तो यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर था उसके अंदर भी यूनानियों का भी बहुत ज्यादा असरात रहे हैं, और वो भी बड़ी सारी चीजें लेके वापस ग्रीक्स गए हुए हैं। तो इन द सेम वे वेयर दिस क्या थी, ये किन किन इलाकों में इसकी ग्रोथ ओरिजिन और डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्सला वाज द मेन सेंटर। और टेक्सला के पास जो पोटोहार का इलाका है उससे आगे ये सिविलाइजेशन चलती चलती पिशावर बुनेर और ये जितना भी एरिया था चारसदा और सवात वैली, सवात वैली बेसिकली वाज द एपिक सेंटर और ये एक बड़ी सीट में थी। और सवात के अंदर आज भी जो है बुद्धा के स्तूपास कहीं ना कहीं और उनकी मॉन्स्ट्रीज पुराने अंदाज में वो कहीं ना कहीं नजर आ जाती हैं। और ये कश्मीर का इलाका, और इसका जो था आप कह लेंगे गंधारा सिविलाइजेशन के जो इफेक्ट हैं ये बड़ी दूर तक फैल गए थे, क्योंकि द टीचिंग ऑफ द बुद्धा अट्रैक्ट द लॉट ऑफ पीपल ऑन द लेटेस्ट स्टेजेस। जो डायनेस्टीज गुजरी हैं डेफिनेटली चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य के जो डायनेस्टी के जो सलातीन थे वो बुद्धिस्ट लोग थे। तो उन्होंने इस रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, जिस तरह हम इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने, ठीक है ना, अशोक एक बहुत बड़ा किंग गुजरा है, तो उसने बुद्धा की तालीमात को फैलाने के लिए हर स्टेप लिया जो उसे करना चाहिए था स्पेशली। तो कोई गलत स्टेप नहीं लिया। बेसिकली अशोक वगैरह जो थे ये जंग के खिलाफ था। वो कहते थे कि जंग लड़ने के बगैर ही जो है ना हमें इंसानों की खिदमत करनी चाहिए, हमें जो सल्तनत कायम करनी है वो जंग के बगैर ही करनी है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी उसने बड़ी सारी जंगें लड़ी थी, बट एट द एंड वो उसी नतीजे पे पहुंचा कि इंसानों को ये जो बगैर कत्ल किए हुए हमें अपने मकासद को हासिल करना चाहिए।
तो उसने हर बड़ी गुजरगाह के ऊपर होटल्स एंड मोटेल्स, या जैसे हम सराय कहते हैं मुसाफिरों के लिए, वो बना दिए थे, where the administrator of these hotels providing the food shelter to the passenger and the travelers, जो वहां से गुजरते थे काफी, तो खाना उनको दिया जाता था, उन्हें ठहराया जाता था, और उन्हें बुद्धा की टीचिंग्स जो है वो सुनाई जाती थी। और इन्हीं बड़ी बड़ी शाहराहों और रोड्स के ऊपर उन्होंने पत्थरों के ऊपर तहरीर बुद्धाइज्म की जो थी ना टीचिंग्स, वो तहरीर करवा के लगा दिया था। इस तरह जो बुद्धिस्ट कल्चर है और गंधारा सिविलाइजेशन was become essential part of, you can say that, subcontinent, और ये बड़े टाइम तक चलता रहा। फिर एट द एंड इसका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो डेफिनेटली जो अदर एरियंस थे, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने बुद्धिस्ट पीपल को फाइट करके फिर हराना शुरू कर दिया, और फिर दोबारा से उनकी जितनी डायनेस्टी थी, जो टेक्सला, स्वाद और पिशावर और चारसदा और जिन जिन इलाकों में ये फैली थी, काफी बड़ा एरिया था, जो आजकल भी मॉडर्न टाइम में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, ये हिस्ट्री है हमारी इस यहाँ की लैंड की, तो वो यहाँ पे आता है। और वो सिविलाइजेशन भी टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान तक भी फैली हुई थी, और चाइना तक जो थे उसके कुछ ना कुछ असरात जा रहे थे। Nowadays you can find the Buddhist people in China as well as, आपने देखा होगा कि ये अफगानिस्तान के अंदर भी इसके जो आसार हैं ये मिले थे, और बहुत बड़ा वहां पे स्तूपा था गौतम बुद्ध का, जो तालिबान ने अपनी पुरानी रिजीम में 1997 के अंदर, आई गेस 97 या 98 के अंदर उसको गिरा दिया था, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट पीपल के अंदर बहुत जो है गम गुस्सा देखने में हमें मिलता है। तो बुद्धिस्ट पीपल स्टिल लिविंग इन म्यांमार एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अभी भी वहीं पे जो है वो अपने मजहब की प्रैक्टिस करते हैं। और एज अ पाकिस्तानी वी आर प्रमोटिंग एंड यू कैन से द गंधारा सिविलाइजेशन, एंड वी आर कस्टोडियन ऑफ द गंधारा सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सम एक्सटेंट एरियन सिविलाइजेशन जो यहाँ पे थी, हम उसके कस्टोडियन हैं, और हम इन सारी हिस्ट्री को लेके आगे चल रहे हैं। ऑन द लेटर स्टेजेस जो है डेफिनेटली 7th सेंचुरी तक ये सारा सिलसिला चलता है। तो देन हिस्ट्री शोज दैट इन द मिडिवल इंडिया के अंदर, अभी हम मिडिवल इंडिया स्टार्ट करते हैं। मिडिवल इंडिया के अंदर मुस्लिम केम इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो हमें तारीख बताती है वो तो यही बताती है कि जो है ना, जो हमारी बुक्स में लिखा होता है कि मोहम्मद बिन कासिम केम इन द सब कॉन्टिनेंट विद द आर्मी, एंड मोहम्मद बिन कासिम वाज द कमांडर ऑफ द उमैया डायनेस्टी, जो मुसलमानों की डायनेस्टी थी उसका कमांडर था, और ही वाज द कमांडर ऑफ द हज्जाज बिन यूसुफ, एंड हज्जाज बिन यूसुफ जो था वाज द गवर्नर ऑफ इराक, और ही सेंट द आर्मी विद मोहम्मद बिन कासिम टू फाइट विद द लोकल राजा, जो यहाँ का था राजा दाहिर के साथ लड़ो जाके और उस इलाके को फतह कर लो, क्योंकि बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो क्रिएट हो गए थे राजा दाहिर में और हज्जाज बिन यूसुफ में। सम हिस्टोरियन शोज अ डिफरेंट ओपिनियन, कुछ कहते हैं कि कुछ पैसों का मसला था, कुछ कहते हैं कि कुछ एविडेंस, बट देयर इज नो एक्यूरेट एविडेंस। बट हमें किसी एक पे बिलीव करना पड़ता है कि यहाँ से कोई काफिला जा रहा था, उसे लूटा गया तो उसका डाकुओं को सजा दे दो। तो ही सेड आई डोंट हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन द रॉबर्स, तो मेरा उनके ऊपर जो है ना वो कोई अमल दखल नहीं है, मेरी पहुंच में नहीं है। तो इसके ऊपर हज्जाज ने जो है ना आदमी यहाँ पे भिजवाई। बट पावर हैज इट्स ओन डायनामिक्स ऑन द अदर साइड। ठीक है, मुसलमान जब सुपर पावर थे तो डेफिनेटली इनकी अपनी इंटरेस्ट थे, ये अपनी कुछ एक्सपेंशन चाह रही थी इस एरिया के अंदर, तो उसके साथ मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। But history shows that before Muhammad bin Qasim, Muslim have been settled in the subcontinent, some parts of subcontinent. जो मुसलमानों का जो इंट्रैक्शन था वो हो चुका था, क्योंकि अरब से और तुर्की से बड़े सारे जो ताजर्स थे, they had been settled on the मालाबार कोस्ट और बांग्लादेश जिसे आज हम कहते हैं, बंगाल की साइड के ऊपर जो कोलकाता वाली जो है ना बंदरगाह, वहां के एरियाज के अंदर ये लोग सेटल हो चुके थे, और यहाँ पे इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर बनाए हुए थे। ये लोग यहाँ पे विजिट करते थे बहरी जहाजों के थ्रू द शिप्स, और बहुत ज्यादा साजो सामान यहाँ से लेके जाते थे और लेके यहाँ पे सेल करते थे, और यहाँ से उधर दूसरे मुल्कों में भी लेके जाते थे। तो it was a scenario, but with the passage of time after arrival the Muhammad bin Qasim, he opened the door for the other Muslim। मोहम्मद बिन कासिम के बाद बाकी लोगों ने भी जो है यहाँ पे आना शुरू कर दिया,
On the later stages, जो है महमूद गजनवी अटैक many time on the subcontinent, और इस एक्सपेंशन ने और ज्यादा डोर्स जो थे वो ओपन कर दिए और मुसलमान कम्युनिटी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। और ये जो जितने भी रूलर्स थे वो तो यहाँ पे आते थे, ठीक है, अपना जो उनका एजेंडा था उसे लेके, बट जो मुसलमान यहाँ पे आए फिर उन्होंने यहाँ पे आके लोगों के साथ इंटरेक्शन जब करना शुरू किया, तो इसके रिजल्ट में द लोकल पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली द लोअर कास्ट जो थी, दे इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिहेवियर एंड द सोशल वैल्यू सिस्टम ऑफ द मुस्लिम। ये उन्होंने देखा कि ये जो मुसलमान लोग हैं, दे बिलीव ऑन, यू कैन से, द इस्लाम एंड एज वेल एज वन अल्लाह। On the other hand, they believe on the equality and the equity, and the Muslim discourage the caste system। मुसलमानों के अंदर कुछ भी अनटचेबल नहीं है, कोई यहाँ पे हमारे शूदर ऐसा नहीं होते, ठीक है, हम सबको एक ही नजर से देखते हैं, हम एक ही साथ में नमाज पढ़ लेते हैं जो मोस्टली मुसलमान हैं। तो फिर लोगों में इसका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा जाना शुरू हो गया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोकल लोग थे, दे अडॉप्टेड एंड दे एक्सेप्टेड द इस्लाम। और इन दिस वे a community of the Muslim established on the soil of the subcontinent, ठीक है। और फिर एक कम्युनिटी जो है मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे एस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लामिक प्रैक्टिसेस, इस्लामिक वैल्यूज जो थी वो इसका हिस्सा बननी शुरू हो गई। और मिडिवल इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे, जो मुसलमान किंग थे, दे हैड ट्राई टू एस्टेब्लिश द किंगडम इन द सब कॉन्टिनेंट। आहिस्ता आहिस्ता बड़े सारे सलातीन थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमतें बना ली। सुल्तान ऐबक थे, उसने अपनी फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद बड़े सारे सलातीन गुजरते हैं, उनका टाइम यहाँ पे रहता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे, गयासुद्दीन बलबन, और इन डायनेस्टी या मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। आफ्टर द ज़हीरुद्दीन बाबर क्या था, उसका जो बेटा था अकबर, he expand the Mughal empire in the whole subcontinent, almost approximately he dominated the 80% subcontinent जो था वो उसके एम्पायर के अंडर आ चुका था। बट ही सर जी सर कब तक लेक्चर होगा? हमारे यहाँ लाइट नहीं है और मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो गई, सुबह से लेक्चर दे रहे हैं। बस मैं अभी सर नमाज का भी टाइम हो गया है। I'm trying to wind up the lecture, ठीक है ना, अभी हम एंड की तरफ ही जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ शेयर कर दीजिएगा। श्योर अभी 5 मिनट में हम इसे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है अकबर जो था उसने अपनी एक पॉलिसी लॉन्च की, उसने सारे हिंदू और सारे नॉन मुस्लिम राजाज को अपने साथ मिला के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। अकबर के बाद वो पॉलिसी ज्यादा चल नहीं सकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तहरीकें शुरू हो गई, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पे अपने जो है पैर जमाने शुरू कर दिए। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर थी वो डिक्लाइन की तरफ जानी शुरू हो गई थी, और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो एक्टिविटीज थी उन्हें एक्सपेंड कर दिया, अपने जो ट्रेड सेंटर है वो बढ़ाने शुरू कर दिए, और फिर उन्होंने अपनी आर्मी जो थी वो ब्रिटिश से लेके आ गए कुछ ना कुछ, और कुछ लोकल लोगों को हायर करके उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो पहले एक रियासत पे कब्जा किया, फिर दूसरी रियासत पे कब्जा किया, और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया इन द 1857 के अंदर। इन दिस वे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश एक ट्रेड कंपनी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे एक राज स्टार्ट हो गया जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ पे इंडिया में एक नया टाइम स्टार्ट होता है जिसे हम मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये मॉडर्न इंडिया के अंदर ही ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम अंग्रेज लेके आया, एक नया वैल्यू सिस्टम लेके आया, एक नया स्ट्रक्चर लेके आया, और इसी वैल्यू सिस्टम के तहत और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे बने। इसी जो सिस्टम था उसी के थ्रू यहाँ के लोगों को अवेयरनेस आनी शुरू हुई कि यहाँ पे बादशाहत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग सेम सॉर्ट ऑफ सिस्टम इन द पाकिस्तान। हम कॉलोनियल लेगेसी की ही पैदावार है, और हम कॉलोनियल सिस्टम को ही आज भी हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह
मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, दैट वाज अ फ्रीडम मूवमेंट। और इनिशियली ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट थी, ठीक है। ऑन द लेटर स्टेजेस मुसलमानों ने अपनी एक स्ट्रगल स्टार्ट की, जिसके रिजल्ट के अंदर जो पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट है वो चलनी शुरू हुई। और मुसलमानों की बेपनाह जो हमारे लीडर्स थे उनके स्ट्रगल करने के बाद a country as independent country come into the existence in 1947। आज का जो लेक्चर है इसमें हम 1857 तक की जो हिस्ट्री है उसे ही हमने कवर किया है, ठीक है। और हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारा जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, जो बाकी जो चीजें हैं उन्हें हम ऐसा ऐसा वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोस थिंग्स, ताकि आपको समझ आ सके कि ये पाकिस्तान जो है इसके पीछे स्ट्रगल क्या थी। और पाकिस्तान इज नॉट यू कैन से सडन क्रिएशन ऑन द वर्ल्ड मैप, ये अचानक से कुछ लोगों ने नहीं बना दिया। जो आज के लेक्चर का पर्पस भी यही था कि इस रीजन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी सारी सिविलाइजेशन पहले से भी आबाद थी और हम आज भी उन सिविलाइजेशन के कस्टोडियन हैं और हम उनके रिप्रेजेंटर हैं इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम उस कल्चर को प्रमोट भी करते हैं और हम प्राउड से कहते भी हैं कि हम पुरानी तहजीबों के वारिस हैं इस धरती के ऊपर। जिससे हम वादिया सिंध की तहजीब कहते हैं और टेक्सला की तहजीब कहते हैं, हम उसके कस्टोडियन हैं, वारिस हैं। Thank you very much for bearing me. Thank you very much for listening my lecture. If you have any query, any question, तो वो आप अभी पूछ लें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम लेक्चर जो है वो ये मीटिंग खत्म कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं? जी जी सर, इस कोर्स की कोई बुक नहीं अनाउंस किया हो? जी बेटा, सबसे पहले तो कोर्स आउटलाइन है, वो आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। आई विल शेयर कोर्स आउटलाइन को। तो जो बुक्स आपने पढ़नी है वो यू कैन गेट दोज बुक्स फ्रॉम द मार्केट। पाकिस्तान स्टडीज की वो बुक आपको मार्केट से मिल भी जाएंगी। अगर आप पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाए वो भी आपको आप ट्राई कर लेना, शायद आपको मिल जाए। ऑन द अदर हैंड आई विल शेयर सम पीडीएफ रिसर्च पेपर, कुछ और भी चीजें आपको मिलेंगे वक्तन फवक्तन, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है जी। सर, अगर सिविल इंडस्ट्री कोई फिल्म बनी हुई है तो वो भी बता देता कि वो हम देख लें। मैं आपको जितना भी मटेरियल है ना, आज तो अभी पहला लेक्चर था ऑन द लेटेस्ट स्टडीज का, एलएमएस पे या ईमेल के थ्रू आपको शेयर करता रहूंगा। ये मैं जो है ना इंशाल्लाह होगा आपके साथ, ठीक है जी। और सर, इंडस सिविलाइजेशन पे कोई फिल्म बनी हुई है या नहीं बनी? मूवी का मुझे नहीं आइडिया, बुक्स तो बहुत ज्यादा, मूवी का नहीं है। अगर आपको मूवी का पता हो, डॉक्यूमेंट्री वैसे चला, मैंने देखी हुई है 2 डॉक्यूमेंट्रीज इंडस वैली के ऊपर, तो यूट्यूब से सर्च करना, सर्च करके जो लिंक है वो भी आप शेयर कर देना बाकियों के साथ भी और हमारे साथ भी। अभी हुआ तो मैं भी देख लूंगा, मुझे भी देखने में हरज नहीं है वैसे तो। वैसे मैंने कभी जो है ना वो सर्च यूट्यूब के ऊपर मूवी या डॉक्यूमेंट्री जो है ना, आपको मिले तो बाकियों के साथ भी जरूर शेयर करना, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, मैं ऐसी सुन चीजें जो होती हैं, वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, ये ऑथेंटिक नहीं होती सर। इन्फॉर्मेशन इनके अंदर वेग भी होती है, गलत इन्फॉर्मेशन भी पोर्ट्रे करते हैं। तो सर क्या मतलब आप सजेस्ट करते हैं ये चीजें? चलें, वो आप शेयर तो करें, अगर मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो क्या सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो अगर उनमें कुछ चीजें ठीक हुई तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप जो है ना ये ठीक है, आप कॉपी कर सकते हो। तो वैसे सुनने में तो हर्ज नहीं है, ठीक, वो हम सुनेंगे देखेंगे तो पता चलेगा ना कि वो गलत क्या है और सही क्या है। अभी तो इसका फैसला नहीं कर सकते। और ट्राई करना कि आप किसी ना वेस्टर्न कंट्रीज की जो डॉक्यूमेंट्री बनी हो ना, वो सर्च करना इंग्लिश के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या जो इंडियंस है ना। आपको पता ही है अपना, आप कितने बड़े जुगाड़ी हो। यस सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलें नो चलें सर। ठीक है। आज की हम